हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कृषि और पशुपालन का पूरा रहेगा। इसको हम एक क्लास के अंदर ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लगभग पूरा जो है ये एक ही क्लास में करेंगे। लगभग 2 से 3 घंटे की वीडियो रहेगी। आप इसके साथ बने रहना। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाला जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है उसके अंदर आप 100 का 100 करके आओगे। देखिए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपसे, आप बने रहना कि मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। लगभग आपको किसी भी प्रकार का एक भी मिनट का समय जो है आपका जो है बर्बाद नहीं होने दूंगा। देखिए, इसके अंदर अपन जो है कृषि और पशुपालन के बारे में जानेंगे। देखिए, आप सभी को पता ही होगा हरियाणा पुलिस का, अगर मैं पिछला पैटर्न को अगर मैं देखूं तो पिछले एग्जाम में तो लगभग 20 क्वेश्चन भी कृषि एंड पशुपालन से आए थे। लेकिन लगभग एचएसएससी का कोई भी एग्जाम अपन देते हैं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अपन को डेड श्योर देखने को मिलते हैं। लेकिन और संभावना कि आने वाला ये एग्ज़ाम जो है उसके अंदर 8 से 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम जो है इस चैप्टर को आज बिल्कुल फिनिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहना। लास्ट में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, जितनी भी इसकी पीडीएफ बढ़ती है वो भी मिल जाएगी आपको। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ इसके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं, पहले अपन कृषि से स्टार्ट करते हैं। कृषि क्या है? देखिए, कृषि से मैं स्टार्ट करूंगा। आपको कृषि से डायरेक्ट जितनी भी जो आपकी फसलें हैं वहाँ से स्टार्ट करूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कृषि कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, ये सब हैं वो आप करते ही रहते हो। अपन डायरेक्ट कर चलते हैं जहाँ से एचएसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जो आपने देखा भी होगा, एचएसएससी का पैटर्न जो है बहुत अच्छा पैटर्न हो चुका है। उसके अंदर लगभग जो है आप ये मान के चलो, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कहने का मतलब जो ट्रेडिशन से हरियाणा हमेशा से ही क्वेश्चन पूछती है, तो ये हमारा ट्रेडिशन ही है भाई, कृषि करना और पशुपालन करना, ये तो हरियाणा का मेन ट्रेडिशन है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने की संभावना 100% बनती है। तो अपन देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही हमारी पीडीएफ रहेगी। देखिए, इसके अंदर मैं पहले तो खाद्यान्न फसलों के बारे में बता देता हूँ। खाद्यान्न फसलों का हमारे देश के अंदर जो है कितने प्रतिशत उगती हैं, क्या खाद्यान्न फसल होती क्या है। देखिए, देश में जो है लगभग 66% हिस्से पर जो है खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है। मैंने जितना भी डेटा डाल रखा है, जितना भी कंटेंट डाल रखा है, वो पूरा का पूरा ऑथेंटिक डेटा है। प्लस आपको पूरा का पूरा हरियाणा के एग्जाम रिलेटेड मिलेगा। कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं होगा। ये बहुत ही मुश्किल से तैयार किया हुआ डेटा है। आप चेक कर लेना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कभी भी एग्जाम में ना आया हो और या ना आए। ठीक है, इससे लगभग पूरा कवर हो जाएगा आपको, बस लास्ट तक बने रहना। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होती है? खाद्यान्न फसलों के अंदर अनाज आते हैं। अनाज में चावल, गेहूं, दालें जो होती हैं सभी को किस में बांटा गया है? अनाज के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले मुख्य अनाजों में बात करते हैं, सबसे पहले अनाज की। ठीक है, तो हरियाणा की दृष्टि से मानो तो सबसे पहला जो मुख्य अनाज जो है वो है आपका चावल। कौन है? चावल। चावल के लिए बता देता हूँ मैं, चावल का जो साइंटिफिक नाम है वो ओरिजा सेटाइवा है। ठीक है, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रही हैं। तो जो चावल का बायोलॉजिकल नेम जो है वो ओरिजा सेटिवा है। सर्वाधिक जो उत्पादकता देश जो है वो क्या, कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। और चीन जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, देखिए, उत्पादन और उत्पादकता में फ़र्क होता है। उत्पादन होता है भी कितने एरिया पर किया जाता है, प्लस में उत्पादक होता है कितना करता है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क है। उत्पादकता में फर्स्ट नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और उत्पादन में फर्स्ट पर कौन है? चीन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन आएगा धान जो है किस प्रकार का पौधा है, किस प्रकार की फसल है? तो ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जो फसल है ये है। ये धान जो है आपकी कब बोई जाती है? खरीफ की फसल है। आप सभी को पता ही होगा गर्मी के मौसम में इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। अब जो है लगभग धान की फसल जो है कटने पर आ चुकी है। ठीक है, उसके बारे में और बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मूल स्थान कहाँ से जो है इसका निर्माण हुआ? देखिए, धान की फसल का निर्माण दक्षिण पूर्व एशिया से हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन टपक सकता है, ये बात याद रखना। तापमान जो होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब गर्मियों में ये जो है उगता है, लास्ट में सर्दी होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर ही अनाज मतलब चावल जो है अब लगभग जो है धान जो है इसकी क्या होने लगी है? कटाई होने लगी है। और 100 सेंटीमीटर प्लस क्या होनी चाहिए? बारिश होनी चाहिए। 100% मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस पानी होना चाहिए इसके लिए। वर्षा क्या रखिए? वर्षा का मतलब पानी की आवश्यकता कितनी होती है? ठीक है,
उसके बाद देखिए बीज की मात्रा से हरियाणा क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए बिल्कुल आपको कर लेना है। जब अगर अपन सीधी बुआई करें, सीधी बुआई का मतलब अगर आप क्या बोते हो, डायरेक्ट क्या बोते हो, अगर आप बीज बोते हो तो 75 से 100 किलोग्राम आपको क्या चाहिए, आपको बीज चाहिए किसका, धान का। अगर आप पौध बोते हो, पौध का मतलब उसको रोपण करते हो, तो रोपण के लिए उसके कितना चाहिए, 23 से 30 किलोग्राम चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, स्लाइड के ऊपर किस्म देख लेते हैं, इसकी किस्म कौन कौन सी है। देखिए किस्म से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आती हैं, जो आपकी कौन कौन सी किस्म है, तो किस्म के अंदर देखेंगे अपन। किस्म में सबसे पहली है लूनीश्री, सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है, बिल्कुल याद रखना। लूनीश्री जो है धान की सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है। रोहिणी, पूसा 33, कावेरी, बासमती 3। बासमती तो आपको पता ही है, बासमती चावल है, हरियाणा के करनाल में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। माही सुगंधा, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये हरियाणा के एग्जाम में आ चुका है। माही सुगंधा किसकी जो है वो किस्म है, तो किसकी किस्म है, ये धान की किस्म है। सुगंधा से ऐसे याद रखो, बासमती चावल में क्या आती है, सुगंध आती है। राजेश्वरी, राजेश्वरी भी आपकी किसकी है, आपकी क्या नाम है, धान की है, और राजेश्वरी से भी क्वेश्चन आ चुका है। जया, रत्ना, आरच 204, ये जितनी भी किस्में हैं ये आपकी किसकी हैं, धान की किस्में हैं। इसमें आपको याद कौन कौन सी रखती है, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो माई सुगंधा, राजेश्वरी और एक लूनीश्री, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, एग्जाम में टपकेंगी ये, ठीक है। एक ये श्री विधि क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है हरियाणा के अंदर। देखिए धान की उत्पादकता को, मतलब उत्पादन ज़्यादा हो जाए और कम की क्या पड़े, मतलब पानी की क्या आवश्यकता पड़े, कम आवश्यकता पड़े, क्या होता है, धान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पानी लेता है। इसलिए देखा भी होगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने धान की खेती को क्या कर दिया है, मतलब बंद करवाने के लिए क्या दे दिया गया, मुआवजा दे दिया गया। अगर आप धान की खेती की जगह कोई और खेती करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने और एक और विधि अपनाई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, कि श्री विधि। श्री विधि में क्या होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन पानी की क्या पड़ती है, कम जरूरत पड़ती है। श्री विधि होती है, किस्म है, ये एक किस्म है धान की जो बोई जाती है, ठीक है। ये इसकी खोज जो है हेनरी डे लाउलानी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी डे लाउलानी द्वारा मेडागास्कर, मेडागास्कर जगह का नाम है, मेडागास्कर में क्या की गई थी, विकसित की गई थी, इसीलिए इसको मेडागास्कर विधि कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एचएसएससी में आ चुका है। मेडागास्कर विधि किससे संबंधित है, धान से संबंधित है, और श्री विधि का ही नाम क्या है, मेडागास्कर है। उसके बाद चलते हैं धान के रोगों के बारे में। देखिए धान के रोगों से क्वेश्चन हमेशा आएंगे। देखिए एक बात याद रखना, एचएसएससी नहीं, किसी का भी एग्जाम दे लेना, फसल के रोगों से डेड श्योर क्वेश्चन आता है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोग है धान का खैरा रोग, धान से खैरा, धान से खैरा, ऐसे याद रखना। धान का खैरा रोग धान की फसल में जिंक की कमी से होता है। अगर फसल में जिंक की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, खैरा रोग हो जाएगा, और ये किससे संबंधित है, धान से। पत्तियों का भूरा धब्बा, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया से। ये भी क्वेश्चन आपके हरियाणा में आ चुका है, लेकिन हरियाणा में आया था ब्राउन स्पॉट किसे कहते हैं, और ब्राउन को हिंदी में ऐसे लिख दिया था, ब्राउन स्पॉट किसे कहते हैं। तो यह ब्राउन स्पॉट जो है किसकी बीमारी है, ये धान की बीमारी है, और किससे होती है, ये बैक्टीरिया से होती है। ये बात आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने जितना भी डेटा ले रखा सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, पूरा का पूरा आपको याद करना पड़ेगा। सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से छाट कर मैंने जो है ये डाटा बना रखा है। टुंगरो रोग, टुंगरो रोग जो है वायरस की वजह से होता है, और किसका है, धान का, याद रखना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, टुंगरो, धान का टुंगरो रोग किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद भाई ब्लास्ट रोग, ये आया नहीं है लेकिन आने की संभावना पूरी है। ब्लास्ट रोग, धान का ब्लास्ट रोग अब की बार आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इंडोनेशिया का जवा द्वीप धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है हरियाणा के अंदर, कि ये कौन सा द्वीप या कहाँ पर कौन सी जगह धान की खेती के लिए सुप्रसिद्ध है विश्व में, तो इंडोनेशिया का जावा द्वीप जो है ना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंडिया के लिए भी मैं बता देता हूँ, इंडिया के लिए अगर मैं बात करूँ, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा कृष्णा नदी है और एक गोदावरी नदी है, इन दोनों नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा, ये डेल्टा जो है भारत के अंदर चावल का कटोरा कहलाता है। क्या कहलाता है, चावल का कटोरा कहलाता है, ठीक है। और वैसे आप सभी को पता ही है चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ये क्वेश्चन तो आपको पता भी है, मैं वो डेटा आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। ये बात याद रखना, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा बोला जाता है। क्लियर अभी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक और देख लेना। देखिए एक क्वेश्चन आता है, ये साइंस के अंदर आता है, कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए या बिट्टा कैरोटीन, ये क्वेश्चन आया था आपके हरियाणा के अंदर, मैं फिर बताता हूँ। विटामिन
विटामिन ए, और एक होती है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ये दोनों किस फसल में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो इसको याद रखना। गोल्डन राइस, राइस की एक किस्म है जिसका नाम है गोल्डन राइस। इस राइस के अंदर क्या पाया जाता है, गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो ये था आपका क्या, आपके धान से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने बताई। आपको 3 चीज़ याद रखनी है, धान की किस्म कौन सी है, धान के रोग कौन से हैं, कहाँ पर धान पाया जाता है। क्लियर भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना गेहूँ। देखिए गेहूँ अभी अभी बोया जाने वाला है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है गेहूँ, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर जब एग्जाम सेट करता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि जो चीज़ चल रही है ट्रेडिशनल, वहाँ से क्वेश्चन वो जरूर डालता है। तो गेहूँ अब बोया जाना है तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए गेहूँ जो है दक्षिण तुर्की का, इसका जो मूल स्थान है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो गेहूँ का मूल स्थान जो है दक्षिण तुर्की है। इसका साइंटिफिक नेम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम है। याद रखना ट्रिटिकम एस्टिवम, टी ए याद रखना, गेहूं को क्या याद रखना, टी ए, ट्रिटिकम एस्टिवम पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में आपने देखा होगा लगभग सभी पशुओं से पूछे जा रहे थे, लेकिन अब याद रखना अब जो है कृषि से साइंटिफिक नेम पूछे जाएंगे। ठीक है, 42 गुणसूत्र होते हैं, या फिर आप कह सकते हो 21 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये शीत ऋतु में बोया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल कहलाती है, और रबी की फसल, ये बात आपको पता ही है। औसत तापमान, देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी हरियाणा पुलिस एसआई में आ भी चुका है, और मैंने मेरी मतलब ये पहले की है, आज की नहीं है नोटबुक। इसके अंदर मैंने अलग से ही लिख रखा है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपकी गेहूं के अंदर औसत तापमान होता है। देखिए गेहूं की फसल के लिए अगर अपन एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो उसके अंदर लगभग अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग तापमान दिया मिलेगा। ठीक है, इसलिए अपनी जो हरियाणा की मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग लगभग 21 मतलब 20 से 25 या 21 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होता है, जरूरी होता है हरियाणा की मिट्टी के अकॉर्डिंग अगर गेहूं की बात करूं तो। ठीक है, उसके बाद कितने पानी की मतलब वर्षा की ज़रूरत होती है, तो 80 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना आएगा ये। बीज बुआई कितनी बुआई जाती है, तो गेहूँ 100 किलोग्राम जो है 1 हेक्टेयर के अंदर बोया जाता है। उसके बाद गेहूँ में ग्लूटन प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि जो आपका जौ और गेहूँ होता है वो ग्लूटन प्रोटीन होता है। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्नविटा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बोर्नविटा आपके जौ से बनता है, और जौ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटोन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ा था, गेहूं के ऊपर पड़ा था। ये हरित क्रांति जो है कब आई थी, आपको पता ही होगा, जो है 1966-67 के करीब जो है आपकी हरित क्रांति आई थी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ा था, गेहूं के ऊपर पड़ा था। ये क्वेश्चन गेहूंसा, गेहूंसा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, गेहूंसा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि जो गेहूं का मामा किसे कहते हैं। गेहूं का मामा मतलब गेहूं को बचाता है, किससे बचाता है, कीटनाशकों से बचाता है, कीटों से बचाता है। कहने का मतलब गेहूं को कीटों से बचाने वाला होता है गेहूंसा। इसको साइंटिफिक नाम है फ्लेरिस माइनर, याद रखना फ्लेरिस माइनर माइनस, या फिर गेहूंसा जो है वो गेहूं का मामा कहलाता है। गेहूं का मामा मतलब अपना भी किसी का मामा जो होता है वो क्या करता है, अपनी रक्षा ही करता है। तो गेहूं का प्रमुख खरपतवार है, क्वेश्चन आता है गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन है, गेहूंसा है। गेहूंसा का साइंटिफिक नाम क्या है, फ्लेरिस माइनर है, फ्लेरिस माइनर है। ये बात बिल्कुल आप अच्छे से याद रखना। वैसे एक और खरपतवार होता है, खरपतवार वो होता है जो कीट को मारता है गेहूं के लिए, जो मतलब गेहूं में बीमारी पैदा करने वाले कीट जो हैं उनको क्या करता है, मारता है, उसको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट तो गेहूंसा हो गया आपका, लेकिन एक 2,4-D इथाइल एस्टर जो है ये भी आपका एक बहुत अच्छा खरपतवार है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका पूरा का पूरा नाम याद रखना, 2,4-D इथाइल एस्टर गेहूं के लिए क्या है, ये खरपतवार है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। गेहूं की किस्में देख लेना। देखिए गेहूं की किस्में देखना, उधर अपन ने जितनी भी मैंने आपको 3-4 बताई थी, एक तो श्री किस्म बताई थी, एक राजेश्वरी बताई थी, एक सुगंधा बताई थी, किसकी, धान की। वो 3 याद रखनी है। यहाँ पर आपको 3 याद रखनी है, 3-4 ही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो आपकी कल्याण सोना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसकी, गेहूं की। एक आपको याद रखनी है सोनालिका, एक आपको याद रखनी है सुजाता। ठीक है, ये 3 आपको अच्छे से याद रखनी है। और जितनी भी कंचन, ग्रीजा, भवानी, राज 3077, सोनोरा 64, पुस्सा, HS
562 ये जितनी भी आपकी बच गई ये सारी की सारी भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कल्याण सोना, सोनालिका और सुजाता। क्वेश्चन टपकेगा तो यहीं से टपक जाएगा, नहीं तो करने को तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं रोगों की बात करता हूँ। रोगों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, अब की बार रोगों से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये बात याद रखना। देखिए गेहूं का रोग देखना, सबसे इंपॉर्टेंट रोग है भाई रस्ट रोग। रस्ट रोग का संबंध किससे है? देखिए रस्ट, डस्ट नहीं, रस्ट, RUST, रस्ट। रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है, पहली बात। दूसरी बात, रस्ट रोग जो किससे होता है? ये कवक की वजह से होता है। दूसरा रोग, इंपॉर्टेंट रोग रख रखे हैं मैंने सभी के सभी। करनाल बंट, ये क्वेश्चन बार बार हरियाणा के अंदर आ चुका है। करनाल बंट रोग जो किससे संबंधित है? तो ये गेहूं से संबंधित है, ठीक है। इसका कवक का नाम याद रखना भाई, ये कवक की वजह से होता। कौन सा कवक? टिल टिललेरिया इंडिया इंडिका, टिललेरिया इंडिका। क्योंकि जब हरियाणा एक क्वेश्चन से बोर हो जाता ना तो उस क्वेश्चन को अपग्रेड कर देता है। और करनाल बंट को अगर वो अपग्रेड करेगा ना तो ये पूछेगा करनाल बंट रोग किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कौन से कवक की वजह से? तो टिललेटिया इंडिका की वजह से होता है। उसके बाद साहू रोग, ये भी इम्पोर्टेंट रोग है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अनावर्त खंड भी इम्पोर्टेंट है। रेड रोट भी जो है इम्पोर्टेंट है। और सबसे ये देखना रेतुआ, ये रोग आ सकता है क्योंकि आपके हरियाणा के हिसार के अंदर रेतुआ रोग जो है उसके निवारण की दवाई बनाई गई है, इसलिए ये करंट का भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टपक सकता है, याद रखना। रेतुआ रोग का संबंध किससे है? आपके गेहूं से है, ट्रिटिकम एस्टिवम से है, TA से है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का रासायनिक नाम है। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन आपके हरियाणा के अंदर ही टपका था। पुस्सा बेकर गेहूं किस्म बिस्कुट उद्योग में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया था बिस्कुट उद्योग में गेहूं की कौन सी किस्म प्रसिद्ध है? तो पुस्सा बेकर जो है, पुस्सा बेकर गेहूं की एक किस्म है। पुस्सा बेकर याद रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बिस्कुट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका गेहूं था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मक्का की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? मक्का की तरफ, ठीक है। गेहूं जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मतलब उत्पादित होता है, ये बात आप सभी को पता ही भी होगा। और इनके लिए देखिए जितनी भी उत्पादन वाली चीज़ें ना, उत्पादनता फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, विश्व में कौन है, हरियाणा में कौन है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा या फिर लास्ट में ना आपको एक टेबल के अंदर करवा दूंगा। हाँ ये कर लेंगे, लास्ट के अंदर एक टेबल के अंदर अपन सारे के सारे को कर लेंगे। यहाँ पर आप ना कन्फ्यूज होने की कोशिश मत करना, पूरा का पूरा डेटा करवाऊंगा मैं। ये बात याद रखना आपको, एक भी कृषि और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और सेशन को थोड़ा शेयर करते रहना, थोड़ा शेयर करना भी, मेरे को भी मतलब थोड़ा अच्छा लगे भी, ठीक है। तो इसको बीच बीच में शेयर करते रहना। नेक्स्ट है मक्का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मक्का से याद रखना क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो मैक्सिको, मै से मैक्सिको और मै से मक्का, इसका मूल स्थान क्या है? मैक्सिको, मतलब मैक्सिको है। और मक्का मुख्यतः चारा फसल है, ठीक है। वैसे अपन खा लेते हैं उसके कौन खा लेते हैं मक्का, अपन जो है भुने हुए मक्का खा लेते हैं, पॉपकॉर्न खा लेते हैं, या फिर बेबी कॉर्न खा लेते हैं, स्वीट कॉर्न खा लेते हैं, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ है मक्का की, ठीक है। लेकिन ये मुख्यतः क्या है? ये एक चारा फसल है, पशुओं के लिए चारा के लिए बोई जाती है, ठीक है। तीनों ऋतुओं में इसका मतलब ये बोई जा सकती है, रबी में भी, खरीफ में भी और जायद में, मतलब सर्दियों में, गर्मियों में और बारिश में, सब जगह बोई जाती है। मिश्री फसल है जो गर्म शुष्क जलवायु में बोई जा सकती है। सिंपल सी बात है, जो तीनों ऋतुओं में बोई जाएगी वो सभी जगह बोई जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टार्च सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपकी साइंस से रिलेटेड है। देखिए वैसे तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो आपकी बायोलॉजी का ही पार्ट होता है, ठीक है। बायोलॉजी का एक चैप्टर होता है, लेकिन अब अलग से होने लगा तो सब लोग हैं इसको अलग अलग लेने लगे, अलग इसको अलग सिलेबस ही बना दिया, ठीक है। लेकिन सिलेबस नहीं है, एक छोटा बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद है मक्का के प्रोटीन का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है हरियाणा के अंदर। जीन जो है मक्का के प्रोटीन का नाम है, याद रखना। जीन जो है आपके मक्का के प्रोटीन का नाम है। अनाजों की रानी या जिया मीज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है लेकिन आएगा, ये बात याद रखना, टपकेगा, ठीक है। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, या फिर जिया मेज किसे कहा जाता है? जीन से याद रखो जिया, जीन से क्या याद रखो? जिया मेज, ठीक है। अनाजों की रानी या जिया मेज जो है किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। खाने के काम आने वाला मक्का, देखिए अब मक्का की 3 टाइप हैं, वो आप देख लेना। देखिए जो खाने के काम आती है उसको आप स्वीट कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। और जो भुट्टे में काम आती है, जो पकने से 4-5 दिन पहले तोड़ ली जाती है, उसको कहते हैं बेबी कॉर्न। अपन बेबी कॉर्न बनाते हैं। और बिल्कुल पकी हुई मक्का जो होती है उसको फील्ड कॉर्न बोलते हैं, फिर पॉप कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, 3 प्रकार के कॉर्न होते हैं आपके, स्वीट कॉर्न,
बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न, ठीक है। जो जो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल जिसके मतलब दाने बिल्कुल ही पके नहीं हैं उसको स्वीट कॉर्न, मतलब जो पकने से 4-5 दिन पहले के जो कॉर्न है उसको बेबी कॉर्न, और जो बिल्कुल पक गया है उसको क्या कहेंगे, पॉप कॉर्न कहेंगे। थोड़ी प्रजातियों के बारे में भी देख लेना, प्रजाति नहीं है किस्म है ये, ठीक है। प्रजाति नहीं होती, प्रजाति पशुओं की होती हैं। ये इसको काट के किस्म कर देना, ठीक है। इसको क्या कर देना, किस्म कर देना, ठीक है। किस्म क्या क्या है, गंगा, गंगा 5, हिमालय, किसान, विजय, कामधेनु, ठीक है। इसको बस एक बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम है, ठीक है, क्योंकि गेहूं से या फिर आपका जो क्या नाम है चावल जो है वहीं से जो है आपको किस्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट की तरफ चलते, कदन। देखिए कदन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है हरियाणा के अंदर कि मिलेट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कदन क्या होते हैं। तो उच्च खनिज लवण वाले जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च खनिज लवण वाले जो फसल होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो उच्च खनिज लवण मतलब जिनके अंदर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन को मिलेट्स कहते हैं। और मिलेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, बाजरा, ज्वार जो होते हैं वो आपके क्या आते हैं, आपके मिलेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा खनिज किस में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खनिज जो है आपके बाजरे के अंदर पाए जाते हैं। और ज्वार, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये इसको नोट कर लेना भाई, इसको सोरगम कहते हैं। ज्वार को क्या कहते हैं भाषा में, ज्वार को आम भाषा में क्या कहते हैं, सोरगम कहते हैं, ठीक है। आपको तो पता ही नहीं होगा ज्वार होती क्या है, वैसे याद रखना ज्वार जो है एक चारा फसल है, लगभग चारे के रूप में इसका 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 बुआई की जाती है, ठीक है। बाजरा तो आप जानते ही हो, अब बाजरे की रोटी भी खाने वाले हो आप, सर्दी आने वाली है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खनिज लवण जो होते हैं ना, खनिज लवण का मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जितनी भी हैं ये आपकी, ये सभी के सभी किसके अंदर पाई जाती हैं, बाजरे के अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा खनिज लवण किस में पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है। बाजरे के रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाजरा सबसे ज़्यादा सूखा सहने वाली जो किस्म जो है वो आपकी क्या है, बाजरा। तो कहने का मतलब जहाँ पर भी टिब्बे विब्बे हों वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या उगेगा, बाजरा उगेगा। जैसे सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगता है, भारत में कहाँ पर उगता है, राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर इसमें सूखा सहने की शक्ति है। सूखा सहने का मतलब जहाँ पर भी टिब्बे होंगे वहीं पर क्या उगेगा, वहीं पर आपका बाजरा उगेगा, ठीक है। तापमान बहुत सा ज़्यादा तापमान लगभग 30+ तापमान जो है ये सह सकता है, ठीक है। वर्षा की जरूरत इसको लगभग मतलब 30 से 50 सेंटीमीटर अगर वर्षा मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका काम चल जाएगा, ठीक है। लगभग बीज बीज याद रखना, बीज जो है 50 kg एक जो है आपके पूरे के पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर 50 kg बीज जो है इसका बाजरे का जरूरत पड़ती है। किस्म याद रखना, किस्म इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, फिर भी याद रख लेना। RHB 127, HHB 272, NHB 149, ठीक है। ये जो आपकी किस्म थी बाजरे से रिलेटेड 3-4 फैक्ट याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा सूखा कौन सा कैसे रह सकता है, बाजरा से सकता है। और सबसे ज़्यादा खनिज लवण किस में पाए जाते हैं, बाजरे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दलहनी फसलें, ठीक है। दलहनी फसलें, दलहनी मतलब जिसके अंदर दाल होती है, दाल का मतलब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। दलहनी फसलें कहलाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए एक ट्रेडिशन चला था, एक ट्रेड चला था किसके अंदर, हरियाणा के अंदर। परिवार पूछा गया था, फैमिली भी, पौधों की भी फैमिली पूछी गई थी, ठीक है। देखिए जनताओं की तो फैमिली पूछ ली, ठीक है, लेकिन पौधों की भी फैमिली पूछी गई थी। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये लिख रखी है मैंने, ये जो लेग्यूग जो आपकी है, लेग्यूम जो है, लेग्यूम नहीं है, लेग्यूम इंग्लिश में पढ़ना है इसको, लेग्यूम परिवार का पौधा है, लेग्यूम याद रखना। एक दो बार अगर आप बोल के देखोगे तो ये याद हो जाएगा। दलहनी फसलें जो है वो लेग्यूम परिवार के पौधे हैं, ठीक है। इसके अंदर लगभग 11 पौधे आते हैं, मटर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मेथी है, दाल है, उड़द जितनी भी दालें होती हैं, मूंग मसूर सब दालें इसके के अंदर मौजूद होती हैं। चना है, राजमा है, ग्वार है, अल्फा है, एकेसिया है, लोबिया है। ये 3 नाम आप अलग से याद रखना, ठीक है। देखिए ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल है, ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप सभी बता देंगे कि मटर, सोयाबीन, मूंगफली, मेथी, दाल, चना, राजमा, ग्वार, ये सभी आपकी दलहनी है। लेकिन ये अल्फा, एकेसिया, लोबिया, ये सभी चारे के रूप में प्रयोग की जाती हैं, चारा के लिए यूज की जाती हैं, जो पशु खाते हैं उनके चारे के लिए प्रयोग की जाती हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। ये लोबिया से क्वेश्चन आ चुके हैं, लोबिया क्या है, ठीक है। लोबिया एक दलहनी फसल है, ये बात याद रखना। हरियाणा में पूछा गया था लोबिया क्या है, एक बार पूछा गया था अल्फा क्या है, तो अल्फा भी जो क्या है आपकी दलहनी फसल है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है आपका किसके अंदर पाया जाता है, आपकी दालों में पाया जाता है। और दालों में भी अगर क्वेश्चन पूछे तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 42%। अगर चना दाल में पूछे, चना दाल जो होती है उसके अंदर लगभग 30% जो है प्रोटीन पाया जाता है। कहने का मतलब 100 ग्राम अगर आप चना खाओगे तो आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है भाई
कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए मृदा की उर्वरकता बढ़ाए रखने के लिए, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाए रखने के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसलें उत्तरदायी हैं, तो ये क्वेश्चन आया था, दलहनी फसलें जो है उत्तरदायी हैं। इसमें एक अलग से आप ऐड कर लेना, सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है, जवार करता है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा गवार करता है। कौन करता है, गवार। गवार में जाओगे तो खाद हो जाएगी। ठीक है, वही वाला खाद वाला गवार। ठीक है, अब शायद उसकी मतलब जो है फसल चल रही है। ठीक ठीक है, तो गवार, गवार का मतलब जो जिसकी फली से अब सब्जी वब्जी बनाते हैं, याद भी होगा आपको। ठीक है, इसकी अगर खेत में जाते हैं तो खुजली हो जाती है। ठीक है, तो गवार जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से उर्वरकता क्या होती है, उर्वरकता क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर किसी भी खेत की उर्वरकता को बढ़ाना है तो क्या बो देना, गवार को बो देना। उसके बाद लूबिया, मूंग, गवार मुख्यतः हरा चारा की फसलें हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लूबिया को याद रखना, लूबिया से क्वेश्चन फिर टपक सकता है। ठीक है, गवार भारत में 90%, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल, भारत टॉप पे किस फसल में है, गवार में। ठीक है, देखिए अभी अभी पीछे से आपने देखा भी होगा, गवार के भाव जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि इससे बारूद बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। गवार के भाव लगभग 6,000 से 7,000 एकदम से इतने मतलब इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, तो गवार जो है भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, लगभग राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। उसके बाद देखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, बात मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सोयाबीन जो सोया दूध जो होता है, सोयाबीन के दूध होता है, जिसको क्या कहते हैं, टोफू कहते हैं। क्या कहते हैं, टोफू कहते हैं। ठीक है, टॉफी से याद रखना, टोफू। सोया दूध जो होता है वो मतलब स्वादिष्ट दूध होता है, ऐसे याद रखो, स्वादिष्ट दूध, सोयाबीन दूध। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको उसका क्या नाम है, टोफू नाम है। ठीक है, सोयाबीन एक तिलहनी भी है। तिलहनी का मतलब इससे तेल भी निकाला जाता है। दलहनी दाल तो है ही है, साथ इससे क्या निकाला जाता है, तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, दलहनी जो दलहन अनुसंधान जो केंद्र जो है आपका, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है आपका कानपुर में है। ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपन प्रमुख किस्में देख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी किस्म है। तो किस्म के अंदर देखिए चना जो है, चना में सम्राट, प्रगति, सूर्या, पुस्सा, चमत्कार। ठीक है, पुस्सा चमत्कार पूरा नाम है एक ही। राधे। टमाटर की देख लेना, रचना, अपर्णा, सपना। अरहर की देख लेना, बहार, अमोल, दुर्गा। देखिए इनसे क्वेश्चन आने की बहुत ही कम संभावना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मसूर, इसको याद रखना है। पंत एल 406 किसकी फसल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा कुछ भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, हरियाणा कुछ भी पूछ सकता है। मैंने पूरा का पूरा डेटा डाल रखा है, इसके बारे में कंफ्यूज मत होना। एक बार में अगर आपको नहीं इस ये रिकवर हो तो मैं इसके लिए आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मैं आपको डाल दूंगा। पीडीएफ को जो है, पीडीएफ को कहाँ डालेंगे इसके लिए भी मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा मेरा जो है प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे कहाँ डालेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम जो है एक अच्छा चैनल होता है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे इसको, कि पीडीएफ को कहाँ पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देंगे। साइंस बाई उत्तम चौहान नाम से ही टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, देखिए जिनसे तेल निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, तिलहनी फसलें कहते हैं। खाद्यान्न वर्ग में दूसरा सबसे बड़ा जो स्थान जो है वो किसका, तिलहनी फसलों का है। मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सभी की सभी की कैसी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ मूंगफली की। सबसे इंपॉर्टेंट जो तिलहनी फसल है वो आपकी क्या है, मूंगफली है, जो सर्दियों में अभी भी आप देखने को मिलेगी। आपको मूंगफली बहुत ही ज़्यादा खाने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो रबी व खरीफ दोनों प्रकार की फसल है, ये दोनों टाइम में बोई जा सकती है। लेकिन खा तो किस में सकते हैं, सर्दियों में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। और गर्मी की ज़्यादा किस में ज़रूरत होती है, लगभग सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप मूंगफली को गर्मियों में नहीं खाते हो, गर्मियों में नहीं खाते हो, इसको सर्दियों में ही खाते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा मृदा अवरोधी फसल है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर आ सकता है। और मृदा अवरोधी मतलब, मृदा अवरोधी का मतलब होता है ये मृदा अपरदन को रोकती है। मृदा अपरदन को अपरदन को क्या करती है, रोकती है। क्यों, क्या करती है, मृदा को कटने से रोकती है। मृदा जो कटती है उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन को क्या करती है, रोकती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मृदा अवरोधी फसल मानी गई है। किसमें देख लेना, चंद्रा, ज्योति, कौशल, चित्रा, ये सभी जो है इसकी किस्में हैं। और एक इसका इंपॉर्टेंट रोग है, बार बार पूछा जाता है, इसको तो रट ही लेना भाई, टिक्का रोग। टिक्का रोग जो है मूंगफली का रोग है भाई। टिक्का रोग किसका रोग है, मूंगफली का रोग है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा ना,
तो ये आएगा कि टिक्का रोग किसकी कमी से, किसकी वजह से होता है, तो टिक्का रोग जो है कवक की वजह से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक की वजह से होता है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सूरजमुखी। ठीक है, ये देखिए ये छोटी छोटी फसलें, ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन फसलें ज़रूर हैं, इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लाइलोनिन एसिड होता है, ठीक है, जो धमनी में कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। देखिए सूरजमुखी का तेल, देखिए आपको पता ही होगा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल एक फैट होता है, क्या होता है, फैट होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, लगभग आरडीजीज हो जाती हैं आपकी धमनियों में, क्या होता है, बड मतलब खून को गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह प्रॉब्लम होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो इससे इसके लिए कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए एक अच्छा ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन सूरजमुखी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कैसा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। एक दूसरे प्रकार का मतलब तेल यूज किया जाता है जिसके अंदर लाइलोनिन एसिड पाया जाता है। ये आपका बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है ये, कि धमनियों से कोलेस्ट्रॉल हटाने के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो सूरजमुखी तेल का प्रयोग किया जाता है। और सूरजमुखी तेल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप याद रखना लाइनोलिन एसिड जो है इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर भाई। उसके बाद अपन चलते हैं सरसों। सरसों से एक बात याद रखना, तोरिया और राई लगभग सरसों की तरह दिखने वाली फसल है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सरसों से राई जो क्या है, तोरिया क्या है, तोरिया और राई जो है सरसों की तरह दिखती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, वो तोरिया राई होती हैं। क्रूसीफेरा कुल का नाम याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है, किस फैमिली से रिलेट करता है, किस फैमिली से रिलेट करता है, तो क्रूसीफेरा कुल से जो है ये रिलेट करता है। ठीक है, तो और इसके अंदर इरूसिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, इरूसिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। सरसों में क्या कौन सा एसिड पाया जाता है, इरूसिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। टेम्परेचर देख लेना, इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की जरूरत है, और लगभग जो है आपको 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा या फिर किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। बिजाई के लिए देख लेना, बिजाई के लिए जो सरसों की बिजाई के लिए जो है लगभग 40 केजी जो है, 1 हेक्टेयर के अंदर 40 केजी जो है आपको बीज की आवश्यकता होती है सरसों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें कौन सी होती है, देखिए वो फसलें जिनको बेच कर अपन क्या बेच कर क्या ले सकें, जिनको बेचने के बाद अपन को क्या मिल जाए, धन मिल सके, उनको क्या कहते हैं, व्यापारिक फसलें बोलते हैं। ठीक है, और व्यापारिक फसलों में आप सभी को पता ही है, बीज जो खाने योग्य ना हो, जो जिनको अपन क्या नहीं खा सके, जिनको आप खा नहीं सकते हो, वो व्यापारिक फसलें कह सकते हैं, ये कह सकते हो। जिनको किस लिए बोया जाता है, जिनको किस लिए बोया जाता है, जिनको केवल व केवल पैसा कमाने के लिए बोया जाता है, उनको व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि फसलें जो किसान ने जो होते हैं व्यापार या लाभ के लिए बोते हैं, उनको क्या कहते हैं, व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो व्यापारिक फसलें में जो होती हैं आपकी जो है, जैसे कि कपास है, कपास आपकी कैसी फसल है, एक व्यापारिक फसल है। ठीक है, और के अंदर चाय है, तंबाकू है, जूट है, गन्ना है, ये जितनी फसलें हैं, कॉफ़ी है, ये सभी की सभी आपकी व्यापारिक फसलें हैं। तो व्यापारिक फसलों से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो कपास इंपॉर्टेंट फसल है, आप सभी को पता ही है, सफ़ेद सोना होता है लगभग। अब जो है कपास की मतलब जो कपास की चुंडाई जो है चली हुई है, ठीक है, लगभग। ठीक है, ये मालवेसी कुल का सदस्य है। किस कुल का सदस्य है, मालवेसी कुल का सदस्य है। ऐसे याद रखना, सफ़ेद माल है ये। कैसा माल है ये, सफ़ेद माल है। ठीक है, सफ़ेद माल है, सफ़ेद माल मतलब मालवेसी कुल का सदस्य है। 200 दिन पाला रहित जो ऋतु चाहिए होती है। देखिए इसका देखिए क्वेश्चन आया था कि किस फसल का दुश्मन है पाला। पाला क्या होता है, पाला आपको पता ही होगा। अब सर्दी आई है, सर्दी आ रही है, सर्दी में क्या पड़ेगा, पाला पड़ेगा, मतलब बर्फ से कम, मतलब सर्दियों में जो है ओस की तरह मान सकते हो। ओस जो है वो क्या कहलाती है, पाला कहलाती है, जो सर्दी रहती है। ठीक है, एक तो होती है प्रदूषण वाली ओस, एक होती है मतलब सर्दी वाली ओस, तो वो ओस जो है वो क्या कहलाती है, पाला कहलाती है। देखिए पाला किसका दुश्मन है, तो पाला जो है आपका कपास का दुश्मन है। अगर थोड़ा भी पाला अगर कपास की मतलब फूल के ऊपर पड़ गया तो वो क्या हो जाएगी, वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, कपास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है 210 दिन तक पाला रहित ऋतु चाहिए। ठीक है, पाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किस में देख लेना, किस में आ सकती है, जितनी भी लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी सभी की सभी, क्योंकि देखो सफ़ेद लक्ष्मी है ये। ठीक है, लेकिन माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, ठीक है, ये सभी की सभी किसकी फसलें हैं, ये सभी की सभी आपकी कपास की फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है और आपको आता भी होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखना, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा के अंदर आया था, फिर आएगा, ये बात याद रखना। रेशे की अधिकतम लंबाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई, 5 सेंटीमीटर। एक दो फैक्ट और बता देता हूँ भाई मैं इसके बारे में, रेशे के बारे में। देखिए कपास से रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं, ये बात आप सभी को पता भी होगी। ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कपास के अंदर रुई होती है, और रुई से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कपास से बिनोड़े भी प्राप्त किए जाते हैं, जो मतलब पशु खाते हैं जिनको। ठीक है,
तो देखिए रेशे की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्वालिटी रेशे की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है, तो रेशे की क्वालिटी जो है रेशे की लंबाई पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, लंबाई पर। जितना छोटा रेशा होगा, जितने छोटे रेशे होंगे, उतनी ही उच्च क्वालिटी का वो रेशा होगा, लंबाई छोटी होगी। ठीक है, जैसे कि एक जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई का जो रेशा जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का रेशा माना जाता है। बेस्ट क्वालिटी का कौन सा माना जाता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और कपास की एक सबसे जो बड़ी दुश्मन है वो होती है सफ़ेद मक्खी। क्या होती है, देखिए सफ़ेद दिखेगी नहीं, क्या नहीं दिखेगी, दिखेगी नहीं, दिखेगी तो भाई किसान क्या करेंगे, उसको कीटनाशक से मार देंगे उसको। ठीक है, लेकिन अब कोई चीज़ ऐसी है सफ़ेद है और सफ़ेद ही उसका फूल उगता है, अब फूल के ऊपर सफ़ेद मक्खी आके बैठ गई तो वो दिखेगी नहीं, दिखेगी और फूल को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है भाई कपास का, सबसे बड़ा दुश्मन किसे कहते हैं, तो सफ़ेद मक्खी जो होती है वो उस कपास का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, उसके बाद एक दो मतलब इसका जो है रोग का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट रोग है, रोग का नाम है अंगमारी, ब्लैक आर्म, जो जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से होता है, ब्लैक आर्म जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसको क्या कहते हैं, अंगमारी कहते हैं। उसके बाद भाई आप सभी को पता है कपास से क्या प्राप्त किया जाता है, कपास से जो है बिनोड़ा प्राप्त किया जाता है। कपास से क्या प्राप्त किया जाता है, बिनोड़ा प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था, दोबारा याद रखना, दोबारा आएगा। क्वेश्चन क्या था, बिनोड़े से बिनोड़े से क्या अलग करना, बिनोड़े से खल अलग करना क्या कहलाता है। देखिए क्या होता है, कपास के अंदर बीज होता है जिसको क्या कहते हैं अपन, बिनोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिनोला बोलते हैं। ठीक है, अब इस बिनोले से क्या प्राप्त की जाती है, बिनोले में से क्या निकाल दिया जाता है, तेल निकाल दिया जाता है और बच जाती है क्या, खड़। आप सोचते हो खड़ तो सरसों से प्राप्त की जाती है, नहीं भी, बिनोले की भी खड़ होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है बिनोले से खड़, ये हरियाणा नहीं पूछा था, बिनोले से खड़ अलग करना क्या कहलाता है, तो ओटना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ओटना कहलाता है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना भाई। ठीक है, बिनोले से जो है अलग करना क्या कहलाता है, ओटना कहलाता है। क्लियर भाई, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कपास के बाद है आपका जूट। क्या है, जूट। जूट से बात करते हैं। सबसे पहले तो जूट किस कुल का सदस्य है, फैमिली क्या है, तो इसकी टीली एसी, ऐसे याद रखो। जूट जो है एसी में बैठा है, किस में बैठा है, एसी में बैठा है। ठीक है, टीली एसी जो है किसकी, जो है आपकी किस कुल का सदस्य, किस फैमिली का सदस्य है, आपका टीली एसी का सदस्य है। अब देखिए इसकी क्वेश्चन यहाँ से एक ही आता है, वो है आपका रेटिंग। रेटिंग विधि क्या होती है, देखिए रेटिंग विधि क्या होती है, अपगलन। अपगलन क्या होता है, देखिए अपगलन क्या होता है, पतिया, रेशा, गोंद। देखिए जूट के अंदर देखिए पत्ती होती है, रेशा होता है, गोंद होता है, 3 4 प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इन सभी को अलग अलग करना। देखिए पत्तियों को अलग कर दिया, रेशे को अलग कर दिया, गोंद को अलग कर दिया, रेशे को रेशे की जगह, गोंद को गोंद की जगह, पत्तियों को पत्ती की जगह क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो उसको बोलते हैं रेटिंग करना। क्या कहलाता है, रेटिंग करना। ठीक है, तो जूट से सभी चीज़ों को अलग करना क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भाई, पश्चिम बंगाल में होता है। ये बात, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना भी डेटा है ये पूरा का पूरा मैं एक टेबल के अंदर ले आऊँगा, जिसमें हरियाणा, वर्ल्ड और इंडिया तीनों को एक ही जगह पर कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई। हरियाणा में पहले नंबर पर कौन है, विश्व में पहले नंबर पर कौन है, उसके बाद भारत में पहले नंबर पर कौन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपन एक ही जगह पे कर लेंगे जिससे कंफ्यूजन आपको प्राप्त नहीं होगी। देखिए ऐसा डेटा लेके आएंगे आपके लिए बिल्कुल ही वेरीफाइड डेटा। ठीक है, वेरीफाइड मतलब जहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको देखने को ना मिले। उसके बाद मैं बात करता हूँ गन्ने से। ठीक है, गैसे गन्ना, गैसे ग्रेमिनी, गैसे गन्ना, गैसे ग्रेमिनी। ग्रेमिनी कुल का सदस्य, ये किस कुल का सदस्य भी, ग्रेमिनी कुल का सदस्य। एक ही बात याद रखना। और दूसरा याद रखना इसका रोग, इसका रोग है भाई रेड रोट। कौन सा रोग अभी, रेड रोट। रेड रोट का मतलब गन्ना जो होता है, गन्ने के बीच में क्या क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। गन्ना बीच से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रेड रोट बोलते हैं। ठीक है, तो रेड रोट किससे संबंधित है, तो ये गन्ने से संबंधित है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। उसके बाद भाई ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा भाई। ठीक है, ये जो बार बार क्वेश्चन हरियाणा में आया, C4 पौधा कौन सा है। ठीक है, पहले तो मैं ये बताता हूँ C4 होता क्या है। वो पौधा जिसके अंदर 4 कार्बन पदार्थ होते हैं। कितने होते हैं, 4 कार्बन। देखिए 4 कार्बन, 4 कार्बन, इसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जिलो एसीटेट, जिसके अंदर ऑक्जिलो एसीटेट होते हैं, कार्बन के ऑक्जिलो एसीटेट होते हैं, 4C ऑक्जिलो एसीटेट होते हैं, उनको बोलते हैं C4 पौधे। तो क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था हरियाणा के अंदर, ऐसे आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है।
या C4 पौधा नहीं है। तो ये बात याद रखना, C4 पौधे जिनके अंदर C4 मतलब C कार्बन, मैंने आपको बताया मतलब फोर कार्बन ऑक्जेलो एसीटेट पाया जाता है, उनको बोलते हैं C4 पौधा। तो देखिए कौन कौन से पौधे जो C4 हैं, देखिए एक तो आपका गन्ना C4 पौधा है, उसके बाद आपका मक्का C4 पौधा है, उसके बाद आपका बाजरा C4 पौधा है, उसके बाद एक आपका ज्वार। ठीक है, ये जो जितने ये आपके जो हैं ये चार से याद रखना, चार ही C4 हैं। C4 वैसे C4 ये नहीं है कि चार हैं इसलिए C4 नहीं, C4 का मतलब चार कार्बन। ठीक है, C4 फोर कार्बन वाला। ठीक है, तो ये गन्ना मक्का बाजरा और ज्वार जो है आपके C4 पौधे हैं। एक गन्ने से भाई बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको आने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि ना अभी अभी एक कीटनाशक दवा का मतलब बनाई गई है, गन्ने की कीटनाशक दवाई बनाई गई जिसका नाम है एलगाल। क्या नाम है? एलगाल। तो क्वेश्चन यही आएगा कि एक कीटनाशक दवा एलगाल जो है किसके लिए बनाई गई है? तो कीटनाशक दवा एलगाल जो है, कीटनाशक दवा एल्गाल का निर्माण किसके लिए किया गया है? गन्ने के लिए किया गया है। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है तम्बाकू। किसके ऊपर चलते हैं? तम्बाकू के ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है? रबड़ है। क्या है भाई? रबड़ है। ठीक है, इसके अंदर भाई तम्बाकू कहाँ पे गया? तम्बाकू नहीं है। ठीक है, इसको तम्बाकू को एक बार देख लेते हैं भाई, तम्बाकू पता नहीं कहाँ रह गया। ठीक है, तम्बाकू शायद मिस हो गया PDF के अंदर, मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए भाई, तम्बाकू के बारे में देख लेना। तम्बाकू सबसे पहले तो ये जो है सोले नेसी कुल का सदस्य है। नेसी का मतलब होता है नशा। देखिए तंबाकू खाओगे तो क्या हो जाएगा? नशा हो जाएगा, ऐसे याद रखो। सोले नेसी कुल का सदस्य है। ठीक है, तंबाकू जो है लगभग आपको पता ही होगा, तंबाकू से नशा किया जाता है, तंबाकू से बीड़ी सिगरेट वगैरह बनाई जाती है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, लगभग तंबाकू की पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है अभी तंबाकू से, एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाकर, तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तंबाकू की पत्तियों को सुखाकर ही तो अपन क्या बनाएंगे? मतलब अपन उसके अंदर उसको तंबाकू बना पाएंगे, तो उसको बोलते हैं रचाई। क्या बोलते हैं भाई? रचाई। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने को क्या बोलते हैं? रचाई बोलते हैं। रचाई को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरिंग। क्या बोलते हैं भाई? क्यूरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो तंबाकू के बारे में मैंने आपको बता दिया। सोलेनेसी जो है तंबाकू का जो है फैमिली है, इसकी पत्तियों से को क्या कहते हैं? पत्तियों को अलग करना क्या कहलाता है? रचाई कहलाता है। पत्तियों से ही तंबाकू प्राप्त किया जाता है। एक क्वेश्चन और याद रखना भाई, जो तंबाकू से आएगा 100% आएगा भाई, गिडार। गिडार आ भी चुका भाई, बहुत बार आ चुका है गिडार। गिडार एक कीट है। गिडार क्या भाई? एक कीट है। क्वेश्चन आता है गिडार कीट का संबंध किससे है? तो गिडार कीट जो है किसका कीट है भाई? तंबाकू का एक कीट है। तंबाकू के ऊपर पाया जाता है गिडार कीट। ठीक है, गिडार कीट। ठीक है भाई, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक और आपकी जो है व्यापारिक फसल है, इंपॉर्टेंट व्यापारिक फसल तो रहेगी गई भाई। ठीक है, तो इसको देख ही लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाय। कौन सी व्यापारिक फसल है भाई? चाय। ठीक है, चाय भाई सभी को पता ही भाई, मेरे से तो चाय बिना रह ही नहीं जाता। ठीक है, तो चाय सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, चाय जीने का सहारा है, चाय जीने का सहारा है। ठीक है, सबसे पहले तो मूल जो स्थान है इसका वो चीन है, सभी को पता है चीन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत की बात करूँ तो असम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, भारत दूसरे नंबर पर, चीन पहले नंबर पर, ये बात आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, किस पौधे में, कौन से पौधे में पानी रुकना हानिकारक होता है या फिर पानी नहीं रोक सकते? ये पहाड़ी इलाकों में मतलब जो है उगाई जाती है। कहने का मतलब पानी बरसता रहना चाहिए, पानी पड़ता रहना चाहिए, लेकिन जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए। इसकी क्वालिटी भी, अगर जड़ों में पानी हो गया ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा पौधा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। किस किस मतलब पानी की ज़रूरत है इसको, लेकिन पानी पड़ता रहना चाहिए, लेकिन जड़ों में नहीं ठहरना चाहिए। तो ये बात याद रखना, चाय के पौधे के अंदर पानी जड़ों में नहीं ठहरना चाहिए। उसके बाद और इसके बारे में अगर डिटेल में बताऊँ तो 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी के अंदर पुर्तगाल जो थे, पुर्तगाल जब भारत आए थे तो किसको लाए थे? चाय को लाए थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और अपन इसका आंसर क्या मान देते हैं? चीन को लगा देते हैं। तो चीन को मत लगाना, लाने वाले पुर्तगाली थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया कहाँ पड़ जाता है? चीन में पाया जाता है। ये बात याद रखना। ठीक है भाई, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो चाय के जो बागान हैं, चाय के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, तो चाय के जितने भी बागान हैं वो उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया था हरियाणा के अंदर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में। मैंने आपको बता ही दिया, चाय जो है ऊंची पहाड़ियों के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, एक चाय की किस्म याद रखना, लगभग पूछी जाती है, ग्रीन गोल्डन चाय जो होती है, चाय की किस्म याद रखना, ग्रीन गोल्डन। ये भी PDF को इसको मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है,
चाय, चाय की किस्म याद रखना, चाय की एक किस्म होती है जिसका नाम होता है ग्रीन गोल्डन, ठीक है, ग्रीन गोल्डन। भी इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज करना भाई, देखिए मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले चाय पुर्तगाल है, पुर्तगाल नहीं लाए भाई, चाय नहीं, मैं तंबाकू को बता रहा था, तंबाकू जो ना, तंबाकू, तम्बाकू को सबसे पहले लाने वाले पुर्तगाल थे। पुर्तगाल किसको ले आए थे? तम्बाकू को ले आए थे। किसको ले आए थे भाई? पुर्तगाल ले आए थे आपके तम्बाकू को, ठीक है, चाय को नहीं लाए थे, ठीक है, ये बात आप याद रखना। और चाय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर भी। चले भी, उसके बाद अब आ जाते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर। ये दो मतलब तम्बाकू और चाय जो है ना, ये रह गई थी। फिर बता देता हूँ तम्बाकू और चाय के बारे में एक बार दोबारा, आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए तम्बाकू सोलेनेसी कुल का सदस्य है, इसकी पत्तियों से तम्बाकू प्राप्त किया जाता है। पुर्तगाल इसको ले आए थे। और गिडार जो है एक कीट है जो इसके लिए हानिकारक है, ठीक है। चाय के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, चाय सबसे ज़्यादा चीन में पाई जाती है, भारत के असम में पाई जाती है। ग्रीन गोल्डन इसकी प्रमुख किस्म है। और इसके पौधे के जो जड़ों के नीचे क्या नहीं ठहरना चाहिए? पानी नहीं ठहरना चाहिए। उसके बाद आ जाओ भाई रबड़ के ऊपर, ठीक है। रबड़ का मूल स्थान जो है वो ब्राजील है। पाया थाईलैंड में सबसे ज़्यादा, पाया कहाँ पर जाता है? थाईलैंड में। लेकिन मूल स्थान कहाँ पर है? ब्राजील। ये क्वेश्चन आया था तो गलत मत कर आना इसको, ठीक है। पाया कहाँ पर जाता है? थाईलैंड में। लेकिन मूल स्थान कौन सा है? दक्षिण ब्राजील है, ठीक है। उसके बाद तापमान 24 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 सेंटीमीटर, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है रबड़ में। मिट्टी लैटेराइट मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रबड़ जो है लेटेक्स पौधे से प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स का पौधा होता है जिसके दूध से किसको प्राप्त किया जाता है? रबड़ को प्राप्त किया जाता है। आइसोप्रीन जो है वो रबड़ का क्या है? एकलक है, ठीक है। आइसोप्रीन का बहुलक कौन है? रबड़ है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। एक ही बात, एकलक मोनोमर, ठीक है। मोनोमर यूनिट क्या है बेटा? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रबड़ की मोनोमर यूनिट क्या है? आइसोप्रीन है, क्लियर भी। चले भी आगे आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बागानी फसलें, बागानी फसलें, बागानी फसलें कौन सी होती हैं? पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको। फलों सब्जियों वाली जो मतलब पौधे उगाए जाते हैं, फलों के, सब्जियों के, सौंदर्यता पौधे हैं जितनी भी हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? अपन बागवानी फसल बोलते हैं, ठीक है। फल सब्जी सौंदर्य के पौधे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बागवानी फसल बोलते हैं। एक दो डेटा ये बात याद रखना, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर के अंदर है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। केंद्रीय बागवानी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। और मसाला संस्थान जो है आपकी कालीकट केरल में। आप सभी को पता है मसालों की रानी केरल है, केरल का कालीकट, ठीक है। तो मसालों का संस्थान कहाँ पर है अभी? कालीकट केरल में है। अब थोड़े मतलब फल फ्रूट की तरफ चल पड़ते हैं, अपन फ्रूट की तरफ चल पड़ते हैं। सबसे पहला मैंगो, आम, ठीक है। मैंगो का रासायनिक नाम याद, मैंगो का बायोलॉजिकल नाम याद रखना, मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका जो है, जो किसका रासायनिक नाम है? आम का रासायनिक नाम है। मूल स्थान इसका वर्मा है, वर्मा से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी जो है किस्म याद रखना, क्योंकि अभी अभी आम गए हैं बेटे, गए हैं तो थोड़ा याद रखना। इसमें एक तो आम्रपाली, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आम्रपाली किसकी जो है किस्म है? तो आम की किस्म है। दशहरी, दशहरी यूपी की दशहरी, ठीक है, यूपी की दशहरी, ऐसे याद रखो। दशहरी आम आते हैं, दशहरी आम आते हैं। नीलम आम आते हैं, लंगड़ा आम आते हैं, रत्ना आम आते हैं, सिंधु, मलिका, वनराज, एल्फ्रांसो। आपको 3 नाम याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। एक तो याद रखो भाई दशहरी, एक याद रखो कौन सा भाई? दशहरी। एक याद रखो भाई लंगड़ा आम, कौन सा भी? लंगड़ा। एक याद रखो भाई आम्रपाली। और एक याद रखो आल्फ्रांसो, कौन सा भाई? आल्फ्रांसो। आल्फ्रांसो से क्वेश्चन आता भाई बार बार कि आल्फ्रांसो की कहाँ की किस्म है? तो आप इसको ब्रिटेन की किस्म मत कर देना, ये भारत के महाराष्ट्र की किस्म है, भारत के महाराष्ट्र की किस्म है फ्रांसो। अल फ्रांसो, कहीं फ्रांस ऑप्शन में दिख जाए या ब्रिटेन ऑप्शन में दिख जाए, इसको ठोक डाल दो, ठीक है। तो इसकी ये कहाँ की फसल है? भारत में महाराष्ट्र की है, ठीक है। उसके बाद जो इसका मेन रोग जो है वो ब्लैक टिप है। कौन सा टिप है? ब्लैक टिप है। ऊपर से क्या हो जाता है? ये काला हो जाता है। इसका जो है बोरोन की कमी से होता है ये ब्लैक टिप, ठीक है। तो इसकी मेन जो रोग जो है वो आपका कौन सा रोग है भाई? ब्लैक टिप है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आम के बाद है आपका केला, ठीक है। केला जो है वो किस कुल का सदस्य है? सबसे पहले तो केला जो है आपका मुजेसी कुल का सदस्य है। कौन से कुल का सदस्य है? मुजेसी कुल का सदस्य है। इसके अंदर ए बी सी विटामिन पाई जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मतलब केला जो है लगभग कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। अधिकतम केले जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, इसकी वीडियो में बायोलॉजी के अंदर मैं बनाऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जो होती है प्लांट मोर्फोलॉजी से क्वेश्चन बनाऊंगा, मतलब प्लांट मोर्फोलॉजी का एक टॉपिक बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा ये ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्राइप्लॉइड्स क्या होते हैं, बीज रहित क्या होते हैं, बीज के साथ क्या होते हैं, सभी की सभी बातों को मैं आपको
बताऊंगा। उसके बाद देखना, केलों को पकाने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, केलों को पकाने के लिए कौन से केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बाइड और इथ्रेल का प्रयोग किया जाता है। कार्बाइड और इथ्रेल के केमिकल्स के अंदर क्या रखे जाते हैं? केले रखे जाते हैं, जिनसे क्या हो जाते हैं? केले पक जाते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो है त्रिची तमिलनाडु में है, त्रिची तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन है भाई प्रमुख किस्म। प्रमुख किस्म में याद रखना, प्रमुख किस्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद रखना, चंपा, चंफ, चंफ, पुअन, बसराई, रोकटा, हरी छाल, ये याद रखना भाई, हरी छाल, क्योंकि सब्जी हेतु कौन सा जो है केला प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, तो हरी छाल जो है सब्जी के लिए यूज किया जाता है। आपको तो पता ही नहीं होगा, केले से भी सब्जी बनती है। ठीक है, तो केले से भी भाई एक सब्जी बनती है। ठीक है, ये बात याद रखना। रोग याद रखना भाई, इसका रोग बंकी टॉप, ये बिल्कुल याद रखना भाई, बंची टॉप। ठीक है, बंची टॉप, बंकी टॉप, ये तो किसका रोग होता है भाई? ये आपके केले का रोग होता है, बंकी टॉप, याद रखना, बंकी टॉप, बंकी टॉप। ठीक है, वायरस की वजह से होता है, ये बात भी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना। बंकी टॉप जो है किसकी वजह से होता है भाई? वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई अपन, सेब। सेब जो है रोजेसी कुल का सदस्य है। किस कुल का सदस्य है? रोजेसी कुल का सदस्य है। यह एक फाल्स फ्रूट है, ये बात याद रखना भाई, डायरेक्ट सेब से ही आता, कभी भी फाल्स फ्रूट आता ना, अभी भी आया था फाल्स फ्रूट आपका कौन है? सेब है। और इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लेना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को जो है एप्पल, जो सबसे ज़्यादा जो सेब जो है वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? HP हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। ठीक है, मतलब जो है आपके सेब की जो टोकरी जो है किसे कहा जाता है? आपके हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। सेब शीतोष्ण फल का राजा है। ठीक है, फलों का राजा है, शीतोष्ण फलों का राजा है। ठीक है, इसकी किस्म देख लेना, सुनहरी, बिनोनी, अंबरी, कश्मीरी, ये जो है आपके सेब की किस्म है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पपीते की। ठीक है, पपीता जो है वो केरीकेसी कुल का सदस्य है, ये बात याद रखना। इसका मूल स्थान मैक्सिको है। मैक्सिको जो है इसका जो निर्माण मैक्सिको से जो है, इसका जो उत्पत्ति जो है पपीते की मानी जाती है। ठीक है, पपीते की जो फसल है उसके लिए 10% जो है नर की आवश्यकता होती है, मतलब नर पौधे की आवश्यकता कितनी होती है? 10%। इससे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता भी, पेपेन एंजाइम का निर्माण जो है किससे किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था, पेपेन एंजाइम का निर्माण कहाँ से किया जाता है? तो देखिए, जहाँ पर भी मैंने ना इस PDF के अंदर ये स्टार मार्क लगा रखा है। ठीक है, जहाँ पर भी स्टार मार्क लगा रखा है, ये बाद में लगाया मैंने। ठीक है, ये PDF बहुत पहले की थी, मैंने एक चीज़ देखी थी कि इन नोट्स से बाहर, मैं ये लगभग 2020 के नोट्स मान के चलो आप, लगभग 2020 के हैं। ठीक है, मैंने बहुत से एग्ज़ाम देख चुका हूँ, मैं किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, और आने वाले टाइम में भी मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो पेपेन एंजाइम से जो है पपीते के दूध को, मतलब पेपेन एंजाइम जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पपीते के दूध को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए गारंटी से कह रहा हूँ, देखिए गारंटी कुछ नहीं होती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, लेकिन गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी डेटा नहीं छोड़ा है, सारा का सारा डेटा बायोलॉजी से उठाकर, ये बायोलॉजी का चैप्टर होता है, वहाँ से उठाकर मैंने कहाँ पर डाल दिया, बिल्कुल अच्छे अच्छे नोट्स बना दिए हैं ताकि, और ये ना, ये मैं बोर्ड पे भी करवा सकता था आपके लिए, लेकिन ये मैंने इसलिए यहाँ पर करवाना अच्छा समझा क्योंकि यहाँ से आपकी टाइम की बचत होगी। ठीक है, और मैं बातें बता देता हूँ, एग्रीकल्चर कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर जो आपकी हरियाणा पुलिस में आएगी वो ये थी। ठीक है, वैसे एग्रीकल्चर कितने प्रकार की फसलें होती हैं जो आप बार बार रोज रोज पढ़ते ही रहते हो, आपको लगभग आती भी होंगी। ठीक है, कौन सी बूझ फैलो किसकी कौन सी है, ये वाली कृषि वृषि जो है, जितने भी फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में रखी हुई मिलेंगी। आप इसको एक भी पॉइंट को स्किप मत कर देना, ये बात याद रखना भी। ठीक है, एग्रीकल्चर इतना नहीं है, थोड़ा और बचा हुआ है, उसको मैं लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब अपन करना स्टार्ट करते हैं किसको भाई? पशुपालन को। कहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई? पशुपालन से। तो पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, हरियाणा कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, कृषि से क्वेश्चन आने का रीज़न भी क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशन से हरियाणा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो भाई ट्रेडिशन के अंदर अपना ट्रेडिशन क्या है? अपना ट्रेडिशन ये भी अपने ट्रेडिशन के अंदर क्या है? अपने ट्रेडिशन के अंदर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री है, तो अपने मतलब इस ट्रेडिशन से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। ठीक है, एक बार तो 20 क्वेश्चन डाल दिए थे, अभी अभी हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 20 क्वेश्चन, लेकिन अब 20 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। हो सकता है 20 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। देखिए, आपको तो 4 क्वेश्चन आएंगे तो भी उतना पढ़ना है, 20 क्वेश्चन आएंगे तो भी उतना पढ़ना है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना इस बात की, 4 से 5 तो डेड श्योर आएंगे। ठीक है, लेकिन 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है,
अपन चलते हैं गौवंश से। कहाँ से? गौवंश से। देखिए गौ माता सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। गौ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, मतलब हरियाणा के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा लगभग हिंदू धर्म का जो है सबसे पवित्र जो है पशु जो है किसको माना जाता है? गौ का माना जाता है, गौवंश को माना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं जल्दी, मतलब देखते हैं इनके फैक्ट्स, अच्छे अच्छे फैक्ट्स देखेंगे, इसको थोड़ा अच्छा लेके चलेंगे, जितने भी फैक्ट्स सभी के सभी रट डालेंगे, एक भी मत छोड़ देना इसका। ठीक है, सबसे पहले वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। क्या नाम है वैज्ञानिक इसका नाम? बोस इंडिकस जो है वो गोवंश का जो है आपका क्या नाम है अभी? बोस इंडिकस वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद इसका गर्भकाल, मतलब कितने समय बाद बच्चे को जन्म देती है? तो 280 दिन बाद बच्चे को जन्म देती है। तो गर्भकाल कितना भाई? 280, 280 याद रखना, रट लेना। अपनी जो भारत की गाय जो होती है ना भाई, भारत की गाय, पहले भारत की गायों को कैसे पाला जाता था कि भाई इतना ही दूध दें भी अपना चाज होगा काम चल जाए, ऐसा मान लेना। ठीक है, चाज जैसा काम चल जाए, इतने ऐसी गाय, तो इसीलिए भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है। कैसी गाय कहा जाता है भाई? भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यही पूछे ना विषो की गायों को, विषो की गाय जो होती हैं उनको कौन सी गाय है, मतलब विषु की, मतलब विषो में जो गाय होती हैं उनके उनका दूध ज़्यादा होता है। ठीक है, उनको टी कप गाय नहीं कहा जाता, उनको टी कप काऊ नहीं कहा जाता। अपनी गायों को जो है टी कप काऊ कहा जाता है। विश्व में तो भाई ऐसी ऐसी गायें हैं जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा जिनका दूध होता है। ठीक है, तो उनको टी कप काऊ नहीं कह सकते। भारतीय गायों को लगभग देसी नस्ल की गाय। ठीक है, और अब तो अमेरिकन अमेरिकन आ रही है ना, उनको अपन टी कप काऊ नहीं कह सकते। ठीक है, तो भारतीय गाय है देसी नस्ल की गाय। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अब भारत के अंदर गायों को गाय नाम से जाना जाता है, लेकिन यूरोप और दक्षिण जो अमेरिका है वहां पर गायों को जेबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जेबू। गाय का नाम क्या है? जेबू। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में गाय का क्या नाम है? जेबू है। उत्तरी अमेरिका के अंदर इसको ब्राह्मण बोलते हैं। देखिए ब्राह्मण क्या अच्छा नाम है भाई, अपने भी ब्राह्मण पवित्रता का निशानी है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका भी गौ को क्या मानती है भाई? ब्राह्मण मानती है। और हिंदू धर्म का भाई पहला जो फर्ज जो है ना भाई, पहला फर्ज है हिंदू धर्म का कि गौओं की रक्षा करना। ठीक है, और इसीलिए देखिए भारत सरकार इसीलिए लगभग गो रक्षा जो है एक्ट भी बना रही है। 2015 में गो रक्षा एक्ट बनाया है, आपको पता भी होगा, करंट में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो गो संवर्धन एक्ट जो बनाया है उसके अंदर गौओं की रक्षा की जाएगी। ठीक है, लगभग बहुत अच्छे अच्छे कानून बने हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब है पशु चिकित्सालय खोले जा रहे हैं, गौ चिकित्सालय खोले जा रहे हैं, मतलब गौओं के लिए मतलब गौशाला खोली जा रही हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ना गौओं के लिए की जा रही है। ठीक है, गौ जो होती है, काऊ जो होती है, उसके लिए की जा रही है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों देने वाली जो गाय जो होती है, क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे वाली गाय जो होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डैम बोलते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, मादा मादा जो बच्चा होता है, मतलब मादा बच्चा मतलब जो लड़की जो होती है उसको बछिया बोलते हैं। लेकिन बछिया क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एफर, और एफर को ऐसे लिख देता है एफर। ये क्वेश्चन आया था इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मादा गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? एफर कहते हैं, या फिर आप हिंदी में तो बछिया कहते हैं। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, और इंग्लिश में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एफर, आप जब फंस जाते हो। ठीक है, तो याद रखना ये। ठीक है, नर को बछड़ा कहते हैं, लेकिन अपने को आपको सभी, देखिए सभी को पता है भाई बछड़े, बछड़े का किसको नहीं पता? लगभग सभी को पता बछड़ा कहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बुल काफ पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? बुल काफ पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? बुल काफ। तो अपने जो नर बच्चे, जो नर जो होता है उसको क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं, बुल काफ कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भाई देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आ भी चुके हैं, मैं फिर बता देता हूँ। 2 वर्ष बाद नर बछड़े का कास्ट्रेशन किया जाता है। कास्ट्रेशन का मतलब होता है भाई उसके अंदर नथ पहना दी जाती है, उसको बुगला बना के क्या बना दिया जाता है? बेल बना दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? उसके ऊपर एक मार्का लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो उसको बोलते हैं भाई कास्ट्रेशन। ठीक है, कास्ट्रेशन का मतलब होता है उसको क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। देख लेना, इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद नर बछड़े का कास्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत से पहले ही मैंने इसके अंदर डाल रखा है। जीवन काल 20 वर्ष होता है, लगभग 20 वर्ष जो है गाय मतलब इनका जो जीवन काल होता है एज इतनी होती है। 8 से 10 बच्चों को जन्म देती हैं। कितने बच्चों को जन्म देती है? 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है। तो सभी के सभी फैक्ट आप याद रखना। बोस इंडिकेशन नाम है, टीकअप काऊ कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में जेबू, अमेरिका उत्तरी अमेरिका में ब्राह्मण, बच्चे देवाने को डैम कहते हैं, और मतलब ये सभी के सभी फैक्ट आप जो है याद रखना। उसके बाद भाई ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, प्रतिदिन शुष्क चारा कितने की जरूरत पड़ती है? तो भाई 5 किलोग्राम शुष्क चारे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। दुधारू गाय का शरीर लंबा, बारी, गल कंबल,
मुलान लटके हुए और मुलायम होता है भाई। देखो भाई ये करेक्टरिस्टिक्स बार बार पूछी जा रही हैं हरियाणा के एग्जाम के अंदर दुधारू गाय के शरीर से रिलेटेड। देखिए शरीर लंबा होगा, भारी गल कंबल होगा। गल कंबल का मतलब होता है जो गला जो होता है गाय का वो भारी होगा, बहुत मोटा चौड़ा होगा, ठीक है। मुलान लटके हुए होंगे। मुलान क्या होते हैं भाई? मुलान जो कान के नीचे का जो हिस्सा होता है ना उनको कहते हैं मुलान। मुलान क्या होंगे भाई? लटके हुए होंगे। और क्या होंगे भाई? शरीर मुलायम होगा। क्या होगा? मुलायम होगा। वो पशु जो होगा वो क्या कहलाएगा भाई? वो दुधारू गाय कहलाएगी। उसके बाद गाय की 27 नस्लें होती हैं भाई। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, गाय की प्रमुख कितनी नस्लें होती हैं? 27 नस्लें होती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद गाय के दूध में 5.5 से 7% वसा होती है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। वैसे सबसे ज़्यादा वसा, देखिए ये क्वेश्चन भी आता है अभी, सबसे ज़्यादा वसा किस गाय के दूध में होती है? सबसे ज़्यादा वसा जो होती है वो किस गाय के दूध में होती है? तो उसमें आए ना, तो उसमें ये नहीं आएगा। उसमें इसने ये पूछ रखा है कि इस गाय के दूध में कितनी होती है। तो एक गाय ऐसी भी है जिसके अंदर 13 से 15% 13 से 15% जो है आपकी क्या होती है भाई? वसा होती है, ठीक है। तो वो गाय अलग है भाई, कहीं इसी गाय के अंदर उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो 13 से 15 वाली जो गाय है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। उसका नाम ध्यान में जो है वो नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन 12वां साहिवाल, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई साहिवाल, ठीक है। इसका नाम है साहिवाल, ठीक है। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना वसा जो है साहिवाल में पाई जाती है 13 से 15 ग्राम, ठीक है। तो 13 से 15 ग्राम जो है साहिवाल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। दूध का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है भाई? कैरोटीन की वजह से। तो इसको भी मार्क करना भाई, ठीक है। इसको दोबारा चेक करूँगा मैं, आपको बता दूंगा, थोड़ी देर में ध्यान आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। साहिवाल, ठीक है। उस दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। गाय की किस्म देखिए भाई। गाय की किस्म के लिए वैसे मैं ट्रिक के सारे आपको वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रिक इसके अंदर नहीं करूँगा। ट्रिक आपको अलग से दे दूंगा मैं, ठीक है। ट्रिक आपको शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर मैं अलग से दे दूंगा, लेकिन इस मतलब अपने सेशन को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक हमेशा ख़राब करती हैं। क्योंकि ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते। एग्जामिनर बहुत शातिर होता है। आप याद करोगे, जैसे मान कर चलो सै से याद कर दिया साहिवाल, वो सै से और दूसरी भी गाय का नाम दे देगा, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स जो हैं काम नहीं करती, इसलिए मैं ट्रिक्स कभी करवाता नहीं हूँ। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए ट्रिक की मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर देखिए गाय कौन कौन सी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिए गए थे, ऐसे पूछ लिए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू नस्ल है, निम्नलिखित में से कौन सी बारवाई नस्ल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए 27 नस्लों के अंदर कुछ नस्लें ऐसी हैं जो दूध देने वाली हैं। तो दुधारू देखना कौन कौन सी हैं। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, ये सभी के सभी आपकी दुधारू नस्ल है, ठीक है। साहिवाल पाकिस्तान की है, लाल सिंधी भी पाकिस्तान की है, गिर गुजरात की है, देवनी आंध्र प्रदेश की है। ये बात याद रखना भाई, देवनी क्वेश्चन, देवनी जो है आंध्र प्रदेश की दुधारू नस्ल है, ठीक है। और जो साहिवाल और लाल सिंधी जो है आपकी पाकिस्तान की दुधारू नस्ल है। और गुजरात की कौन सी भाई? गिर है। उसके बाद आ जाओ भाई बारवाही। बारवाही होती है बार डोने वाली। कौन सी भाई? बार डोने के लिए जो प्रयोग की जाती है उनको कहते हैं बारवाही नस्ल। तो देखिए जो बारी बारी नाम लगन है वो सारी बार डोने वाली हैं। जैसे नागौरी, नागौरी राजस्थान की नागौरी, कर्नाटक की अलीकर, ठीक है, तमिलनाडु की कांगयाम, सिक्किम की सीरी, ठीक है, गुजरात की डांगी। ये सभी की सभी नाम में ही इनमें भारीपन है, ठीक है। सारी की सारी किसके? देखिए ये भी याद रखना भाई, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी कहाँ से है, ठीक है। तो ये भी आप ही रखना। उसके बाद भाई द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी मतलब जो दुधारू भी हैं और बाहर ढोने के भी काम आती हैं। उसके अंदर देखिए हरियाणा, हरियाणा की हरियाणी, कोसी, नीमड़ी, मध्य प्रदेश की नीमड़ी, राठी, ठीक है, राठी और राठ भी बोलते हैं, थार पारकर, थार पारकर, कांग्रेज, भारत के भी कांग्रेज, ये बात याद रखना भाई, ठीक है। कहीं आप कांग्रेज इंग्लिश नाम समझ के ब्रिटेन की कर दो, ठीक है। अंगोल, अंगोल आंध्र प्रदेश की भी, कहाँ की भी? आंध्र प्रदेश की। देखिए विदेशी नस्ल भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। विदेशी नस्ल कौन कौन सी है भाई? जर्सी, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। जर्सी पैरो यूके में जाकर, जर्सी कहाँ पर पैरो भाई? यूके में जाकर, ठीक है। यूके में सर्दी रहती है तो जर्सी पहन लो। जर्सी नस्ल कहाँ की है भाई? विदेशी, यूके की, इंग्लैंड की है। अल्स्टिन फ्रीजियन नीदरलैंड की है भाई। अल्स्टिन फ्रीजियन कहाँ की है? नीदरलैंड की है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड याद ही हो जाएगा। गर्नसी, ये भी याद रखियो भाई, गर्नसी फ्रांस की भाई, गर्नसी फ्रांस की है।
आयरशायर स्कॉटलैंड की भाई सबसे भारी नस्ल, ठीक है, स्कॉटलैंड आयरशायर। उसके बाद कुछ संकर नस्लें भी हैं। संकर का मतलब दो नस्लों को क्रॉस करवा के बनाई गई नस्ल को क्या बोलते हैं बेटा, संकर नस्ल बोलते हैं। तो कर्ण, कर्ण नाम से दोनों है संकर नस्ल, कर्ण स्विस और कर्ण फ्रीज। जैसे कर्ण स्विस का निर्माण जो है वो थार फारकर और ओल्स्टिन से मिलकर किया गया, मतलब पाकिस्तानी नस्ल और ओल्स्टिन किस प्रकार की नस्ल, नीदरलैंड की नस्ल, इन दोनों से मिलकर कौन सी बनी है, कर्ण स्विस बनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी नस्लें। इन नस्लों को अच्छे से रट लेना भाई, बिल्कुल। गाय से फिर नस्ल से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, मैं फिर कहता हूँ, फिर नस्ल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद गाय के कुछ फैक्ट्स कर लेते हैं, बार बार जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला, गाय की सबसे भारी नस्ल कांग्रेज है भाई, कांग्रेज, इंडिया की कांग्रेज सबसे भारी नस्ल है भाई, ठीक है। साहिवाल गाय जो है का रंग लाल और भूरा, लाल और भूरे रंग की गाय कौन सी होती है भाई, साहिवाल होती है भाई। विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली ओल्स्टीन है, कौन सी भाई, विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली ओल्स्टीन है। सबसे सुंदर नस्ल आयर शायर है, सबसे सुंदर नस्ल कौन सी भाई, आयर शायर है, ठीक है भाई। आयर शायर सबसे सुंदर नस्ल है, लंबी नस्ल की मतलब गाय होती है, फुर्तीली गाय होती है, भड़कीली गाय भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे सुंदर भाई, सुंदर होगी तो भाई सिंपल सी बात है, भड़कीली अपने आप पाएगी, ठीक है। तो सुंदर नस्ल है भाई गाय की, गाय की सुंदर नस्ल कौन सी है भाई, आयर शायर है, ठीक है। सबसे लंबी नस्ल भी यही है। उसके बाद गर्नसी, फ्रांस की गर्नसी गाय के दूध में 5% वसा होती है, लेकिन लगभग 4 से 5% वसा ही होती है सब में, ठीक है। गाय का औसत तापमान, ये क्वेश्चन याद रखियो भाई, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री नहीं होता, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। 101.5 फ़ारेनहाइट जो होता है गाय का औसत तापमान होता है। मैथुन की प्रक्रिया भी याद रखना भाई, ठीक है। इसके मैथुन की प्रक्रिया को सर्विस बोलते हैं, सर्विक बोलते हैं, ठीक है। लगभग गाय भैंस इन सभी की सर्विक ही कहलाती है, ठीक है। बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है, ठीक है। देखिए मैथुन की सर्विंग और बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है, ठीक है। ये थी अपनी गाय, गाय से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट अपन ने एक एक करके सारे के सारे क्या कर लिए भैया, अपन ने फैक्ट को अच्छे से कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है ना भाई, वसा, सबसे ज्यादा वसा वाला क्वेश्चन भाई कंफ्यूजन में डाल दिया भाई, ठीक है। शायद भाई गाय, गाय के दूध में तो वसा कम होती है, वसा होती नहीं है, ठीक है, इतनी ज्यादा वसा नहीं होती भाई। वो 14 जो नशा वसा वाला क्वेश्चन जो आया था वो भैंस की नस्ल से आया था, बदावरी नस्ल थी वो, भैंस की नस्ल है भाई, ठीक है। तो गाय वाला वो जो मैंने पीछे करवाया है उसको काट देना भाई, ठीक है। तो गाय, गाय के दूध में ज़्यादा वसा नहीं पाई जाती। अब चलते हैं भाई अपनी भैंस की तरफ, किसकी तरफ भाई, भैंस। और हरियाणा में तो भाई भैंस का रुक्का है, हरियाणा में तो भैंस का क्या भाई, रुक्का है। सबसे पहला तो इसका भाई जो रासायनिक नाम है वो जान लेना, बुबुलस बैबुलसी, क्या है भाई, बुबेलस और बुबेलिस, बुबेलिस एंड बुबेलिस, आप याद रखना, बिब्बी बफेलो, ठीक है। बिब्बी, बिब्बी जो है कौन है, अपनी भैंस है। बिब्बी कौन है भाई, भैंस है। जन्म स्थान कौन सा अभी, भारत है, भारत में इसका जन्म स्थान माना गया। सबसे ज़्यादा भी कहाँ पर पाई जाती है भी, भारत के अंदर ही पाई जाती है, लगभग 57% हिस्से में, ठीक है। भारतीय जो भैंस होती है उनको जल भैंस कहते हैं, क्योंकि जल में रहती है। विदेशी भैंस कीचड़ में रहती है तो इनको दलदली भैंस कहते हैं। विदेशी भैंस कहाँ पर रहती है, कीचड़ में रहती है तो उनको क्या बोलते हैं भाई, दलदली भैंस बोलते हैं। जीवन काल जो होता है वो 25 वर्ष होता है, गाय का 20 वर्ष था, इनका कितना होता है 25 वर्ष। इसका गर्भ काल जो था 310 दिन होता है, गाय का 280 था, इसका कितना भाई 310 दिन है। भैंस की 7 नस्ल पाई जाती हैं, उसकी 27 थी, इसकी कितनी है भाई 7। ये बिल्कुल मतलब कंपैरिजन करके करोगे ना तो अच्छा रहेगा। उसके बाद भाई नस्लों को याद रखना भाई, मुर्रा, सुरती, महसाणा, जफरवादी, नागपुरी, बदाऊरी, तराई और नीली रावी, ये जो हैं आपकी 7 नस्ल हैं किसकी भाई, भैंस की। अब ये भी देख लेना कौन सी नस्ल कहाँ की है। मुर्रा नस्ल हरियाणा की भाई, हरियाणा की मुर्रा नस्ल। गुजरात की सुरती नस्ल। उसके बाद महसाणा भी किसकी नस्ल भाई, गुजरात की सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल भाई महसाणा, याद रखना भाई। जफारवादी जो है गुजरात की है भाई। नागपुरी महाराष्ट्र की है भाई। बदाऊरी जो है आपकी यूपी की है भाई। तराई जो है आपकी उत्तराखंड की है। और नीली रावी पंजाब की। ये क्वेश्चन पूछा गया था महिला फीमेल कांस्टेबल के अंदर, नीली रावी जो है वो कहा गया किसकी नस्ल है, तो ये किसकी भाई, भैंस की नस्ल है, ठीक है। ये जो था आपका किससे रिलेटेड था, भैंस की नस्लों से। फिर मैं बताता हूँ 7 नस्ल है, सातों के सातों नस्लों को कैसे भी याद कर लेना। फिर आएंगे भाई क्वेश्चन यहाँ से, फिर टपकेंगे नस्लों से क्वेश्चन, ठीक है। और विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली हरियाणा की भैंस है भाई, मुर्रा भैंस, ठीक है। काला सोना कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, दिल्ली भैंस, काला सोना, बहुत से नाम दिए गए हैं भाई मुर्रा भैंस को, ठीक है। तो मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है, विश्व की हरियाणा में पाई जाती है भाई, ठीक है।
और फैक्ट देखना भाई भैंसों के बारे में। सबसे भारी भैंस जफराबादी, सबसे बड़ा नाम सबसे भारी भैंस कौन सी भाई? जफराबादी, ठीक है। और अगर गाय की बात करूँ तो गाय में कौन थी? कांग्रेज थी। कौन सी थी भाई? कांग्रेज थी, इंडिया की कांग्रेज थी। सबसे अधिक वसा बदावरी भाई, ये क्वेश्चन आ गया भाई, यहाँ पे आ गया भाई, वो जो अपन गाय में सर्च कर रहे थे ना वो यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा वसा किस में पाई जाती है? बदावरी भैंस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर है। ये तो आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पता होगा, कब इसकी स्थापना हुई, सब कुछ इसको रट लेना। 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी लगभग, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से डेटा याद रखना, ठीक है। पहला क्लोन जो है वो, और दूसरा क्लोन कौन सा तैयार किया गया था भाई? गरिमा। पहला क्लोन कौन सा तैयार किया गया था भाई? ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्लोन जो है वो कौन सा जो है तैयार किया गया था? शायद डोली जो है वो पहला क्लोन था। पहला क्लोन कौन सा था अभी? भैंस का डोली था। दूसरा क्लोन कौन सा अभी? गरिमा है। कौन सा अभी? गरिमा है। उसके बाद अभी महसाणा। महसाणा जो है मुर्रा और सुरती की संकर नस्ल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। महसाणा नस्ल जो है मुर्रा और सुरती भैंस की संकर नस्ल है, ठीक है भाई। हंसा परीक्षण भाई, ये बात याद रखना भाई, आ चुका है फिर आएगा भाई ये क्वेश्चन। हंसा परीक्षण, दूध में मिलावट आज के टाइम पर तो सबसे ज्यादा चल रही है भाई, ठीक है। दूध में मिलावट का पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? हंसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। भैंस का औसतन तापमान जो होता है 100 फ़ारेनहाइट होता है। गाय का 101.5 था भाई, यहाँ पर कितना है? 100 फ़ारेनहाइट। थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते चलना अच्छा रहेगा, ठीक है। मैथुन की प्रक्रिया गाय की भी सर्विग थी, और बच्चे इस बच्चा देने की क्या है? काविंग, दोनों की सेम है, ठीक है भाई। भैंसों में मुंह, पैर, स्तन ग्रंथियों में घाव को कौन सी बीमारी कहती है भाई? बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई। FMD बीमारी क्या है, ठीक है भाई। फुट, माउथ, और जो आपकी डेंटिन जो है, आपकी जो ग्लैंड्स जो हैं वो आपकी FMD बीमारी कहलाती हैं। इसमें मुंह, पैर और स्तन ग्रंथियों में क्या हो जाते हैं भाई? घाव घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भाई FMD। भैंसों की और गायों की सबसे खतरनाक बीमारी है भाई FMD, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। इसकी दवाई की खुराक भी बता देते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। FMD में भाई 1 महीने बाद बूस्टर खुराक दी जाती है। FMD की खुराक क्या हो भाई? 1 महीने बाद कैसी खुराक दी जाती है? बूस्टर खुराक दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अभी मवेशी तट रोग का कारण जो है कोबाल्ट की कमी है। जो मवेशी तट जो होता है, मवेशी तट बीमारी है, एक रोग है, उसका कारण भी क्या? भी कोबाल्ट की कमी है, भैंसों में पाया जाता है। क्लियर भी? ये थी आपकी भैंसों से रोगों से संबंधित। भैंस क्या है, कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन कौन सी नस्ल है, सारा का सारा अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट कौन सा है भाई? नेक्स्ट अपना आ गया भाई बकरी। कौन सा आ गया भाई? बकरी, ठीक है। बकरी को देखते हैं भाई। देखो भाई, बकरी सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक नाम याद रखना भाई, इसका कैप्रा इरकस है। क्वेश्चन आ भी चुका है, ये SI के अंदर ही आया शायद, ठीक है। SI के अंदर आया भाई, बिल्कुल देखना। कैप्रा इरकस जो इसका बायोलॉजिकल नेम है। गर्भकाल 148 दिन है, कई बुक में 150 मिल जाएगा, कंफ्यूज मत होना, 148 ही करना, ठीक है। 18 महीने में 2 बार बच्चे को जन्म दे सकती है। 18 महीने कितने बार? 2 बार बच्चे को जन्म दे सकती है। बकरी का मांस जो होता है वो च्यवन कहलाता है, ठीक है। भारत दूसरे स्थान पर भाई, बकरी में भारत दूसरे स्थान पर, अफ्रीका पहले स्थान पर। ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा बकरी अफ्रीका में और भारत में दूसरे नंबर पर, ठीक है। गरीबों की गाय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? गरीब व्यक्ति इसको रखते हैं, काम चलाते हैं, अपना दूध निकालते हैं, पीते हैं, या फिर चाय वाय बना लेते हैं, ठीक है। तो ये गरीबों की गाय, निर्धनों की कामधेनु, चलता फिरता जो है डेयरी कहलाता है, क्योंकि कहीं पर भी मन करे वहीं पर पकड़ के इसका दूध निकाल लिया जाता है, इसलिए इसको चलता फिरते डेयरी किसको कहते हैं भाई? बकरी। और बकरी का रोल बहुत अच्छा भाई, बकरी का रोल बहुत सी बीमारियों में जो ना बकरी का दूध प्रयोग किया जाता है, वो मैं आपको बता दें। देखिए यहाँ पर आ गया, वसा के कण छोटे छोटे होने के कारण दूध जो होता है इसका क्या होता है भाई? सुपाच्य होता है। देखिए इसमें वसा के कण सबसे छोटे होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वसा के कण सबसे छोटे किस में होते हैं? तो किस में होते हैं? बकरी के दूध में। इसीलिए लगभग सभी बीमारियों में भाई, डेंगू हो रखा है, किसी की प्लेटलेट्स गिर गई, किसी का कुछ भी हो गया, तो उन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? बकरी का दूध जो होता है वो मंगवाया जाता है, ठीक है। लगभग बकरी के दूध की जो है डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रमुख नस्लों से। किससे बात करता हूँ भाई? प्रमुख नस्लों से। बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? देखिए बकरी की नस्ल अपन पहले तो जानेंगे दुधारू। देखिए बकरी अब कार्य किस किस में आती है, मैं पहले तो ये बता देता हूँ। एक तो भाई दूध में तो प्रयोग आ गई है,
है, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता भाई मांस में। किसमें प्रयोग किया जाता भाई मांस में। उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता भाई ऊन में। किसमें भाई ऊन, ऊन प्राप्त की जाए। उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता भाई खाल, इसकी खाल तक क्या बनाया जाए भाई, खाल तक चमड़ा बनाया जाए भाई, ठीक है। तो ये 4 प्रयोग किया जाता, दूध में, मांस में, ऊन में और खाल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब नस्लें देखते हैं इनकी इस आधार पर भाई, दूध के आधार पर कौन कौन सी हैं, इस प्रकार से देखते हैं। देखिए भाई इसकी प्रमुख नस्लों में देखिए, दुधारू में कौन कौन सी आ सकता है ये क्वेश्चन, कौन सी दुधारू है, कौन सी मांस वाली है, कौन सी ऊन वाली है, कौन सी खाल वाली है, इसलिए मैंने सभी को अलग अलग लिखा है। तो दूध वाली में देख लेना, दूध वाली में बरबरी, बारबरी क्वेश्चन आ चुका है, जमुना पारी, बिट्टल, ये सभी के सभी दूध देने वाली बकरियां हैं, ठीक है। मांस वाली बकरियां देख लेना, सिरोही, ब्लैक बंगाल, गंजाम, ये सभी मांस वाली हैं। ऊन वाली भाई पश्मीना, पश्मीना कश्मीरी बकरी कहते हैं इसे। कश्मीर में ऊन की जरूरत ज़्यादा है क्योंकि सर्दी रहे सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये मानकर चल सको आप, ठीक है। तो पश्मीना, पश्मीना बकरी की जो ऊन जो होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की ऊन होती है, ये भी क्वेश्चन माना जाता है। खाल, खाल कौन सी बकरी की अच्छी रहती है, तो सबसे अच्छी जो खाल जो है, खाल के लिए बकरी जो होती है वो होती है मालावरी। कौन सी होती है भाई, मालावरी। तो नस्ल से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। विदेशी से आ सकते हैं भाई, सानेन, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है भाई सानेन, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की सानेन जो है विदेशी है। अंगोरा, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है भाई। एंग्लो नुबिनियन यूके की है। देशों का नाम याद रखना भाई, एंग्लो नुबिनियन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंग्लो नुबिनियन किसकी है, तो यूके की है। अंगोरा जो है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। सानेन जो है स्विट्जरलैंड की है, ठीक है भाई। ये थे भाई अपने नस्लों से संबंधित भाई, बकरी की कौन कौन सी नस्ल पाई जाती हैं। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ कि बकरी के बारे में फैक्ट से बात करता हूँ। फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट, सबसे बड़े आकार की बकरी जो है वो जमुनापारी होती है। जमुनापारी दुधारू नस्ल की है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे बड़े आकार की जो होती है, देखिए सबसे बड़ा नाम भी शायद जमुनापारी है, ठीक है। लगभग सारी, जैसे जफराबादी, जफराबादी किसकी थी, भैंस की सबसे बड़ी थी, ठीक है। और कांग्रेज जो है किसकी सबसे बड़ी थी, गाय की सबसे बड़ी थी। तो ये याद करते रहना साथ के साथ, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बर्बरी, देखिए भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी है भाई, बर्बरी। अगर विश्व की पूछे तो विश्व की नहीं है, विश्व की सानेन है। विश्व की स्विट्जरलैंड की कौन सी है भाई, सानेन है। मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहलाती है सानेन, ठीक है। अच्छे नेन, अच्छे नेन है तो सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। तो मिल्क क्वीन है भाई सानेन, ठीक है, विश्व की, ठीक है, वर्ल्ड की मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड। अगर मिल्क क्वीन ऑफ इंडिया पूछे तो कौन आएगी भाई, बर्बरी आएगी। कौन आएगी भाई, बर्बरी, बारबरी, जो भी है नाम इसका, ये आएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, विश्व की सबसे ज़्यादा होगी भाई, ठीक है। अब सबसे अधिक वसा वाली, देखिए सबसे अधिक वाली भाई ब्लैक बंगाल, बंगाल ब्लैक बंगाल जो है ना भाई, उससे एक्सीलेंट मीट भी प्राप्त किया जाता है भाई, सबसे अच्छा मीट भी प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, एक्सीलेंट मीट जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है ब्लैक बंगाल से प्राप्त किया जाता है, सबसे ज़्यादा वसा होती है, ठीक है। उसके बाद बकरी की दुनिया में जर्सी, देखिए दुनिया की जर्सी ये कह सकती हैं, मैं बकरी की दुनिया की जर्सी नस्ल कहते हैं। कौन सी नस्ल जो है बकरी की, कौन सी नस्ल दुनिया की जर्सी कहलाती है, ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा तो बकरी की कौन सी नस्ल दुनिया की जर्सी कहलाती है, तो एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन यूके ब्रिटेन की नस्ल है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे बताया है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन भाई, मोहेर ऊन, सबसे बेस्ट क्वालिटी की ऊन है भाई, मोहेर ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है, इंपॉर्टेंट डाल लो, आएगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। मोहेर ऊन अंगोरा बकरी से प्राप्त की जाती है। कौन सी बकरी से प्राप्त की जाती है भाई, अंगोरा बकरी से प्राप्त की जाती है। बकरी का तापमान भाई, सबसे ज़्यादा तापमान पशुओं में अगर मैं बात करूँ तो लगभग बकरी का होता है 102.5 फ़ारेनहाइट। देखिए भैंस का 100 था, गाय का 101.5 था, बकरी का 102.5 है, तो लगभग सबसे ज़्यादा हुई या नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई, बिट्टल नस्ल पाकिस्तान और इंडिया की है। जमुना पारी जैसी नस्ल है, मतलब बाहर, मतलब सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है भाई, जमुना पारी है, तो बिट्टल नस्ल, ये क्वेश्चन आया था भाई, जमुना पारी के जैसी नस्ल कौन सी भाई, तो बिट्टल नस्ल जो है वो कौन सी नस्ल के सिमिलर है भाई, जमुना पारी नस्ल के सेम सेम है भाई। तो ये थी अपनी बकरी, ठीक है। अपने पास 3 पशु हो चुके हैं। नेक्स्ट पशु की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है भाई अपना भेड़। क्या भाई, भेड़। सबसे पहले तो भेड़ का जो है अपन क्या रासायनिक नाम देखेंगे, बायोलॉजिकल नाम देखेंगे, ओविस एरीज। ओविस एरीज जो है वो भेड़ का जो है वह वैज्ञानिक नाम है। गर्भकाल 150 दिन होता है, जितना बकरी का होता है उतना ही किसका होता है भाई, भेड़ का होता है। तापमान 102 फ़ारेनहाइट होता है, लगभग बराबर सा ही होता है, ठीक है। सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं।
भेड़ अनुसंधान केंद्र जो अंबिका नगर राजस्थान में है, ठीक है। ये बात 4-5 चीजें भेड़ के बारे में याद रखना, ठीक है। उसके बाद नस्ल देखना भाई, नस्ल सेम वैसे ही जैसे बकरी की 3-4 प्रकार से नस्ल थी, वैसे ही भेड़ की है। दूध देने वाली भेड़, ऊन देने वाली, मांस देने वाली और विदेशी भेड़, ठीक है। देखिए लोही, नुरेज, लिसिस्टर, ठीक है। ये 3 किसकी नस्ल है भाई? भेड़ की दुधारू नस्ल है, ठीक है। बीकानेरी, दक्कनी, चोकला, ये किसकी है भाई? ऊन देने वाली। मांस की जालोनी, हसन, वजीरा, मांड्या। मांड्या नस्ल क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई हरियाणा में। मांड्या नस्ल किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है भाई मांड्या नस्ल। लोही, मांड्या, 3-4 नस्ल बताता हूँ मैं। नुरेज, ये इंपॉर्टेंट नस्ल है। मरीनो, स्पेन के मरीनो और लिसिस्टर यूके की, ठीक है। ये 4 नस्ल है ना, फिर बताता हूँ मैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। लोही, मांड्या, आपकी नुरेज, मोरिनो स्पेन की और लिसिस्टर जो है आपकी यूके की, ये 5 नस्ल भेड़ की आप कंठस्थ याद रखना भाई, अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी भाई अपनी भेड़। देखिए भाई ये क्लास लगभग नॉन स्टॉप ही चल रही है, ठीक है। तो आप कोशिश करो भाई, ये आपको ऐसा डेटा दिया जा रहा है भाई जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाई किया गया है, लगभग बहुत सी बुक्स से निकाला गया है। डायरेक्ट आपको इम्पोर्टेंट डेटा दिया जा रहा है जो लगभग डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा भाई। इतना ज़्यादा आपके लिए, इतना ना ही तो मैंने ज़्यादा समय बर्बाद किया है, ना ही ज़्यादा मैंने आपको इतना ज़्यादा मतलब डेटा आपको दिया है, बिल्कुल इतना दिया है आप जिसको याद कर सको, आपके एग्जाम में आ सके, एग्जाम ओरिएंटेड डेटा है भाई, ठीक है। तो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि अपना भाई, इतना तो बड़ा अपना चैनल नहीं है, इतना तो इतनी रीच नहीं है अपनी चैनल की, अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अपन कोशिश करो भी, अपना ही चैनल मान के थोड़ी इसको रीच करो, थोड़ा इसको मतलब आगे पहुँचाओ, ठीक है, सभी के काम आए। नेक्स्ट चलते हैं भी, इधर भेड़ों के बारे में देखते हैं। भेड़ जो भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भेड़ लोही है, याद रखना है लोही नस्ल के बारे में। उसके बाद सबसे महीन कलीन ऊन जो है वो किस नस्ल की भेड़ से प्राप्त की जाती है? तो चोकला नस्ल की भेड़ से सबसे महीन कलर की जो है ऊन प्राप्त की जाती है। उसके बाद भाई सबसे बढ़िया मांस जो होता है मांड्या जो है नस्ल का मांस होता है। विश्व में सबसे अधिक जो ऊन जो है वो मैरिनो, स्पेन की नस्ल है भाई मैरिनो, वहाँ से प्राप्त की जाती है। और सबसे लंबी जो भेड़ जो है वो कौन सी भाई? लिसिस्टर यूके की भेड़ है, ठीक है भाई। ये थी अपनी जो है भेड़ों से रिलेटेड सभी के सभी फैक्ट। बकरी होगी, भेड़ होगी आपकी, ठीक है, गाय होगी, भैंस होगी, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं अब छोटे मोटे जीवों के ऊपर, छोटे मोटे पशुओं के ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुअर से। देखिए सुअर से नाम आ भी चुका है भाई ये, ठीक है। सस सक्रोफा, सस सक्रोफा, से सुअर, से, ठीक है, से याद रखियो, ठीक है। ऐसे ही भैंस से बे, ठीक है, ठीक है, बी याद किया था ना, वैसे ही आप याद रखना सुअर से, ठीक है, से, ठीक है। तो इसका जीवन काल 16 वर्ष होता है, गर्भकाल 114 दिन होता है, ठीक है। इसका 114 दिन, सबसे कम गर्भकाल इसे कहा। देखिए गाय का 280 था, भैंस का 310 था, बकरी का 148 था, भेड़ का 150 था, इसका कितना है भाई? 140, ठीक है भाई। तापमान 102.6 फ़ारेनहाइट है, लगभग सुअर का भी भाई बकरी के बराबर है, ठीक है। ज़्यादा तापमान होता है। सर्वाधिक सुअर चीन में पाया जाता है भाई, सुअर ही है, ठीक है। चीन में ही पाया जाएगा ये, ठीक है। सुअर जैसा ही है, ठीक है। भारत के यूपी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अभी सुअर पाए जाते हैं, ठीक है। मांस सबसे मांस की मतलब सुअर के मांस को क्या कहते हैं भाई? पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोर्क कहते हैं, ठीक है। याद रखना भाई, सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। प्रमुख नस्ल योर्कशायर, योर्कशायर नाम याद रखना, योर्कशायर मांस के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। प्रमुख नस्ल है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ज़्यादा नस्ल मैंने नहीं ली है सुअर की, एक ली है भाई घोरी, घोरी नस्ल देसी सुअर है भाई। देसी सुअर को क्या कहते हैं? घोरी। ये आ सकता है, आएगा, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट सुअर से आगे। भाई अब आ जाते हैं अपन भी कुक्कुट पालन से। देखिए कुक्कुट पालन आने से आप ये समझते हो कि कुक्कुट पालन केवल व केवल किन का पालन है? मुर्गियों का पालन। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कुक्कुट पालन केवल मुर्गियों का नहीं होता भाई। कुक्कुट पालन में मुर्गी तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुर्गी होती है, लगभग 90% मुर्गी होती है, ये बात मान सकता हूँ। लेकिन बत्तख, हंस, बटेर, कबूतर आदि सभी के अंदर किसके अंदर आते हैं भाई? कुक्कुट पालन के अंदर आते हैं। 90% मुर्गियाँ होती हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुर्गियों से ही क्वेश्चन आते हैं
हैं मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो गैलस डोमेस्टिकस है, गैलस डोमेस्टिकस है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। मुर्गियों का गर्भकाल 21 दिन होता है, मतलब 21 दिन में जो होता है क्या हो जाता है अभी गर्भकाल का मतलब क्या होता है, 21 दिन में अंडों से चूजा बाहर निकलने लग जाता है, अंडों से चूजा बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था हरियाणा के अंदर कि अंडों से चूजा बाहर निकलने में कितना समय लगता है, तो 21 दिन का समय लगता है, 21 दिन का समय लगता है। 5 दिन जो होती है मुर्गी अंडे को सेकती है, उसके बाद वो उठ जाती है, उठने के बाद उसके अंदर अंडे के अंदर क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद बच्चा जो है 21वें दिन बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है मुर्गी का मतलब। इसको जो बच्चा निकलता है, जब अंडे से बच्चा निकलता है तो उसको क्या कहते हैं भाई, एचिंग कहते हैं। क्या कहलाता है भाई, एचिंग कहलाता है। ये आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखना, मुर्गी से अंडा देना, मुर्गी का अंडा देना लेइंग कहलाता है, मुर्गी से अंडे से बच्चे का निकलना एचिंग कहलाता है। ये दोनों बातें आ चुकी हैं, ठीक है। और मुर्गी का तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान होता है भाई, सबसे अधिक तापमान होता है भाई 107 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तापमान किसका हो गया भाई, मुर्गी का हो गया भाई। ये किसको पछाड़ गया अभी, सुअर को भी पछाड़ गया भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाना, विश्व के सबसे अधिक अंडा यूएसए में पाया जाता है, भारत का छठा स्थान है, ये बात याद है ना। अंडा उत्पादन में भारत का छठा स्थान है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है अभी, यूएसए में पाया जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की जो है टोकरी कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो आंध्र प्रदेश में, भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडे पाए जाते हैं भारत के अंदर। भारत में सर्वाधिक जो कुक्कुट जो होते हैं, देखिए अंडे से क्वेश्चन पूछे तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कुक्कुट पूछे मगर मुर्गी वर्गी पूछे तो पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी की जगह से क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कुक्कुट पाए जाते हैं। तो कुक्कुट पालन से ये मुर्गी थी। उसके बाद आगे चलते हैं, और भी है मुर्गी से बारे में। देखिए भारतीय मुर्गी वर्ष में औसतन 60 अंडे देती है। कितने अंडे देती है भाई, 60। एक साल में कितने अंडे देगी, 60। लेकिन अमेरिका की कितने देती है भाई, 295। देखिए कितना गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है। अपने आप मतलब अमेरिका ज़्यादा अंडे वाला देश अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है भाई। विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो कौन सी होती है भाई, हराइट लेग हॉर्न होती है। कौन सी होती है भाई, हराइट लेग हॉर्न होती है, लेग हॉर्न, ऐसे याद रखना भाई। सबसे अंडा देने वाली कौन सी विश्व की, लेग हॉर्न, लेग हॉर्न, लेग हॉर्न, ठीक है। और अंडे का औसतन भार, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, फिर पूछा जा सकता है, कितना ग्राम होता है भाई, 50 ग्राम होता है, ठीक है। अंडे के दो पार्ट होते हैं, बाहर सफेद हिस्सा और अंदर जो होता है वो क्या होता है भाई, पीला हिस्सा, जिससे क्या बनता है भाई, चूजा बनता है, बच्चा बनता है, ठीक है। जो सफेद हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं एल्बुमिन। क्या बोलते हैं भाई, एल्बुमिन। 32% हिस्सा सफेद होता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है भाई, एल्बुमिन में पाया जाता है। बीच में जो होता है आपका पीला भाग होता है, लगभग 57% पाया जाता है, और इसमें क्या होता है भाई, फैट होता है, ठीक है। इसीलिए एथलीट वैथलीट क्या करते हैं, बीच के भाग को निकाल देते हैं और सफेद सफेद भाग खाते हैं, क्योंकि उसको क्या जरूरत होती है, केवल प्रोटीन खाना होता है। क्या खाना होता है, प्रोटीन खाना होता है। उसके बाद भी अंडे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अंडे का जो बाहर का जो आवरण जो होता है वो किसका बना होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है भाई। रानीखेत, रानीखेत एक बीमारी है, सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है भाई। किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था एक तो भाई, ये मुर्गियों से संबंधित है। किससे होती है भाई, ये वायरस से होती है, ये बात याद रखना भाई। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है भाई, मुर्गियों से संबंधित है। किससे होती है भाई, ये किससे होती है भाई, ये आपके वायरस से होती है। बर्ड फ्लू वायरस से होता है, ये किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। पुलोरम बैक्टीरिया से होता है। ये सभी कुक्कुट के या मुर्गियों के जो है प्रमुख रोग है। याद रखना भाई, दो याद रखना, रानीखेत और भाई जो आपका बर्ड फ्लू जो होता है वो आपके दोनों के दोनों किससे होते हैं भाई, मुर्गियों से होते हैं। मांस के लिए जो मुर्गी नस्ल जो मतलब पाली जाती हैं उनको अपन ब्रॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्रॉयलर बोलते हैं। पर कहते हैं बॉयलर बॉयलर करते रहते हैं भाई, बॉयलर मुर्गी, ठीक है। तो वो ब्रॉयलर होता है। क्या होता है भाई, ब्रॉयलर। तो मांस के लिए जो मुर्गी पाई जाती है उसको ब्रॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्रॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्रॉयलर बोलते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अंडों के लिए जो मुर्गी की नस्ल होती है उनको लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लेयर, ठीक है। लेइंग जो होता है, अंडा देना क्या कहलाता है, लेइंग कहलाता है। और अंडे देने वाली जो मुर्गी जो होती है वो लेयर कहलाती है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं थोड़ा हम, ठीक है। ये मुर्गी थी, कैमल आ गया। एक मुर्गी के बारे में एक दो फैक्ट और बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बार आता है। देखिए एक एक क्वेश्चन आता भी, बार बार आया है। एक होता भी जो कई बार क्या होता है, जो पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म के अंदर बहुत सी मुर्गियाँ आपस में लड़ने लग जाती हैं, और उस लड़ने को कहते हैं नरभक्षण। क्या कहलाता है भाई, नरभक्षण। नरभक्षण का मतलब वो आपस में लड़ाई करने लग जाती हैं, ठीक है। एक बार हरियाणा के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुर्गियाँ जो होती है पोल्ट्री फार्म में, नरभक्षण बीमारी जो होती है या लड़ाई करने की जो जो प्रॉब्लम जो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो ये जो होती है NaCl की कमी से होती है भाई, नमक की कमी। मुर्गियों में नमक की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है भाई, नरभक्षण की कमी हो जाती है। नरभक्षण की
मतलब लड़ाई करने की बीमारी हो जाती है, लड़ाई करके अपने आप को क्या कर लेती हैं, चोटिल कर लेती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ऊँट। रेगिस्तान का राजा भाई, रेगिस्तान का जहाज है भाई। ठीक है, ऊँट, ऊँट के बारे में जानते हैं भाई। नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ऊँट को कैमल बोलते हैं। इसका जो जो वैज्ञानिक नाम जो है वो कैमेलियस है। क्या नाम भाई? कैमेलियस है। जीवन काल 40 वर्ष होता है भाई। कितना वर्ष होता है भाई? 40 काल। गर्भ काल 365 से 400 दिन का होता है भाई। सबसे ज़्यादा गर्भ काल हो गया भाई अब तक का। ठीक है, वजन लगभग 450 से 550 के बीच में होता है। अब ऊँट दो प्रकार के होते हैं भाई, ये बात याद रखना। आपको नहीं पता है तो देखिए, एक तो एक कुबड़ वाला, एक देखेंगे एक पीठ पाएगी, एक में दो पीठ पाएंगे। एक पीठ वाला तो आप देखते ही हो, ठीक है, क्योंकि ये अपने भारत में पाया जाता है। एक पीठ वाले ऊँट को कैमेलियस ड्रोमेड्री कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैमेलियस ड्रोमेड्री बोलते हैं। ठीक है, एक कुबड़ वाले ऊँट को कैमेलियस ड्रोमेड्री बोलते हैं, लेकिन दो कुबड़ वाले ऊँट को बैक्टीरियस बोलते हैं, कैमेलियस बैक्टीरियस बोलते हैं। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना, दो कुबड़ वाले ऊँट को क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, ऊँट को अब देखो भाई, ऊँट लगभग कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान या फिर आप कह सकते हो रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है भाई, अब रेगिस्तान वाली जगहों से ही इसके नाम पड़े हैं भाई सारे के सारे। बीकानेरी, बीकानेर में पाया जाता है। जैसलमेरी, जैसलमेर का ऊँट है भाई। सिंधी और कच्छी, गुजरात का कच्छ इलाका जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, ये सभी के सभी ऊँट की नस्लें हैं। ठीक है भाई, रेगिस्तान से संबंधित। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। कुंबड़ में भोजन या वसा संग्रहित कर लेते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऊँट जो होता है वो अपना वसा का संग्रहण कहाँ करता है? तो कुंबड़ में करता है। कहाँ पर करता है भाई? कुंबड़ में। ठीक है, कुंबड़ क्या होता है? कुंबड़ जो होता है वो मतलब उसकी पीठ होती है। ठीक है, एक उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसकी पीठ जो होती है उसको कुंबड़ बोलते हैं। ठीक है, 50 लीटर पानी एक साथ पी लेता भाई। ठीक है, 50 लीटर पानी एक साथ पी लेता। देखिए, कई एक बार क्या हुआ भाई, हरियाणा ने क्वेश्चन पूछा, अपन ने आंसर यही दे दिया, 50 लीटर एक साथ। क्या क्वेश्चन पूछा कि ऊँट मतलब कितने दिन तक पानी पिए बिना रह सकता है? ये क्वेश्चन तो भी आपने बताया 14 दिन तक ये पानी पिए बिना रह सकता है, ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। ठीक है, लेकिन हरियाणा ने इसको उल्टा कर दिया। क्वेश्चन ये पूछा कि ऊँट 14 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्यों? तो उसमें पहला ही ऑप्शन ये दे दिया कि 50 लीटर पानी वो एक साथ पी लेता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर नहीं है। आंसर इसका क्या है? 14 दिन तक कैसे रह देता है? क्योंकि ऊँट जो है मूत्र मतलब यूरिन कम रिलीज करता है और सांस भी क्या करता है अभी? कम लेता है। देखिए, मूत्र कम रिलीज करेगा, सांस कम लेगा ना भाई, तो उसको पानी की जरूरत क्या रहेगी? कम रहेगी। इसीलिए ऊँट 14 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट 3.5 लीटर लगभग 3.5 लीटर जो है वो दूध देता है। ठीक है, लेकिन ऊँट के दूध से दूध दही मतलब घी दही वगैरह जो है ना, छाछ वगैरह नहीं बनाई जा सकते हैं। ये बात भी आप अच्छे से याद रखना। एक बार क्वेश्चन आया था, किस पशु के मतलब दूध से जो है आप जो घी वगैरह या फिर मतलब दही वगैरह जो है नहीं बना सकते हो? तो कौन से किसके से नहीं बना सकते हैं भाई? अपन ऊँट से नहीं बना सकते हैं। एक रफ्तार और याद रखना भाई, ऊँट की रफ्तार क्या होती है? ठीक है भाई, ऊँट की रफ्तार जो होती है वो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। उसके बाद नेक्स्ट ऊँट के बारे में एक दो फैक्ट और करते हैं। ऊँट के बारे में इसमें नहीं दे रखे हैं। देखिए, मैं एक दो फैक्ट और बता देता हूँ। देखिए, ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में है। राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर क्या भी ऊँट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, बैस अनुसंधान केंद्र जैसे हिसार के अंदर है, वैसे ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अभी? अपने राजस्थान के बीकानेर के अंदर है। ठीक है भाई, ये एक वार्म ब्लडेड होता है भाई, स्थिर तापी मतलब लगभग एक जैसा वार्म ब्लडेड जो है वो जीव है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है वार्म ब्लडेड ऊँट कैसा ब्लडेड है? वार्म ब्लडेड है जो है वो पशु है। ठीक है भाई, उसके बाद ऊँट का जो प्रजनन जो होता है ना भाई, ऊँट के प्रजनन को क्या बोलते हैं भाई? ऊँट के प्रजनन को मुस्त बोलते हैं भाई। ये बात याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था हरियाणा में। ऊँट के प्रजनन को क्या बोलते हैं भाई? ऊँट के प्रजनन को क्या बोलते हैं? मुस्त बोलते हैं। जैसे जो अपने गाय के प्रजनन को क्या बोल रहे थे भाई? गाय के प्रजनन को काविंग बोल रहे थे, भैंस की काविंग बोल रहे थे, लेकिन ऐसी ऊँट के प्रजनन को मुस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मुस्त बोलते हैं। ठीक है, और लगभग 4 से 5 वर्ष की आयु में ऊँट क्या करना स्टार्ट कर देता है भाई? लगभग प्रजनन स्टार्ट कर देता है। ये भी बात आप याद रखना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, मधुमक्खी। क्या भाई? मधुमक्खी। ठीक है भाई, मधुमक्खी से देखते हैं भाई। देखिए,
आपको पता ही होगी सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पाई जाती हैं, ये भी मान सकते हो हम। सबसे ज़्यादा तो नहीं पाई जाती, हाँ सबसे ज़्यादा ही पाई जाती है मधुमक्खी। अब एग्रीकल्चर में मधुमक्खी का क्या रोल है, आप ये सोच रहे होगे, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर में मधुमक्खी से शहद प्राप्त किया जाता है, शहद से मतलब शहद या फिर आप कह सकते हो मोम वगैरह जो है बहुत सी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। जितने भी कल्चर से रिलेटेड, देखिए कल्चर रह गए अपने, मैंने बहुत सी चीज़ों को जो फैक्ट वाले डेटा थे ना भाई, उनको एक जगह पे अरेंज करूंगा भाई मैं। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर सारी करवा दी हैं, ठीक है। ये मैराथन क्लास चल रही है, चलती रहेगी, ठीक है। देखें कहाँ तक चलाते हैं इसको, ठीक है। वैसे ही मैं एक जगह पे अरेंज कर कर सब चीज़ों को, कल्चर को क्या कहते हैं, कौन सा परिवार है, क्या है, मतलब एक टेबल के अंदर समझा दूंगा सभी चीज़ों को, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर भी दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ आपको। एपीकल्चर, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। शहद और मोम प्राप्त करने के लिए इसको मधुमक्खी पालन किया जाता है। एकमात्र ऐसा पशु जिसे मनुष्य खाता है, ठीक है। ऐसा पशु का उत्पादन जिसे क्या खाता है, मनुष्य खाता है, ठीक है। आप सोच सकते हो, मन में ही सोच सकते हो, जिसका उत्पादन का मतलब वैसे तो अपन दूध भी पीते हैं, ठीक है। इनका अलग प्रकार का उत्पादन है, ठीक है। आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा उत्पादन है जिसको मनुष्य खाता है, शहद को खाता है, ठीक है। गाय भैंस के उत्पादन को अपन नहीं खा सकते, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, आप सोच सकते हो थोड़ा, ठीक है। वे पौधे जिनमें मधुमक्खी जो मरकंद इकट्ठा करती है उनको बी फ्लोरा बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। देखिए जैसे कि मधुमक्खी क्या करती हैं, जैसे कि अब सरसों होगी तो सरसों के फूल से क्या क्या इकट्ठा करेंगी, मरकंद इकट्ठा करेंगी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो शहद बनाने से पहले जो मधुमक्खियों द्वारा लाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको मकरंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मकरंद। और मकरंद से ही क्या बनाती हैं भाई? वो शहद बनाती हैं, ठीक है। तो वे पौधे जिनसे मधुमक्खी मकरंद इकट्ठा करते हैं उनको बी फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बी फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, 1 kg शहद के अंदर 3500 कैलोरी जो होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। शहद, ठीक है। शहद एक आपका सैकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है भाई? कैसा कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही होगा, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट? फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। शहद में भी 80% जो होता है वो शर्करा होता है और 18% क्या होता है भाई? जल होता है। गठिया रोग की दवा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं भाई, भर भर के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। गठिया रोग की दवा एपिस टिंचर मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त बी वेनेस से बनता है। भाई देखिए मधुमक्खी के छत्ते में एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम है भाई बी वेनस, ठीक है भाई। और एक दवा है गठिया रोग की दवा, पहले तो दवा का नाम याद रखो, दवा का नाम भाई एपिस्टिंच। गठिया रोग की दवा का नाम एपिस्टिंच। बनती कहाँ से? मधुमक्खी के छत्ते से, बी वेनम से, ठीक है भाई। ये बात याद रखना। अब मधुमक्खी के छत्ते के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, थोड़ा बता देता हूँ। मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है भाई। रानी का मतलब मादा जो होती है वो केवल एक होती है। 10% नर होते हैं, 90% क्या होते हैं भाई? श्रमिक होते हैं। जितने भी श्रमिक होते हैं ना भाई, 90% ये सभी के सभी नपुंसक होते हैं। क्या होते हैं भाई? नपुंसक होते हैं, ठीक है भाई। इसका नपुंसक का कारण भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं जो रानी मधुमक्खी जो होती है उससे एक पिगमेंट निकलता है। पिगमेंट का मतलब एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है। ये एसिड होता है भाई, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है। ये पिगमेंट निकलता है रानी मधुमक्खी से, ठीक है। ये केमिकल निकलता है जिसकी वजह से श्रमिक मधुमक्खी क्या हो जाती है भाई? नपुंसक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। और आपको पता ही होगा मधुमक्खी के डंक में जो होती है वो फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है भाई? फार्मिक अम्ल होता है, एसिड होता है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए बेस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अपन क्या लगाते हैं भाई? लोहा वगैरह या फिर कोई भी धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मधुमक्खी से रिलेटेड थी। अगर आपसे कोई पूछे मधुमक्खी की नस्ल, ठीक है, नस्ल, वैसे नस्ल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। सारंग, सारंग एक नस्ल है, ठीक है। मूंगा, मूंगा भी एक नस्ल है, ठीक है। खैरा, खैरा भी एक मधुमक्खी की नस्ल है। तो मधुमक्खी की ये 3 नस्ल हैं जो जिनका प्रयोग किसमें किया जाता है अभी? जिनका प्रयोग मधुमक्खी पालन में किया जाता है। एक साइंस से भी आता है, यहाँ पर भी बता देता हूँ। मधुमक्खियों के अंदर मधुमक्खियों का और किस के रूप में प्रयोग किया जाता है अभी? देखिए जो आपकी बारूदी सुरंग होती हैं, कहने का मतलब जहाँ पर बारूद लगा रखा है, मतलब कोई भी अपना मतलब कोई भी ऑपरेशन है वहाँ पर अपन जा रहे हैं, अपने को पता नहीं है कि आगे क्या है, बारूद है या नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर मधुमक्खी छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आता है बारूदी सुरंग जो होती है उनका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस पशु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना। ये तो थी आपकी मधुमक्खी। तो जितने भी आपके पशु थे, जितनी भी आपकी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर थी,
जितनी भी आपकी एनिमल हस्बेंड्री थी वो मैंने पूरी की पूरी करवा दी है, ठीक है। ये सारा का सारा हो गया। अब रहा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टेबल के अंदर रहा है, वैसे तो मैंने सारा करवा दिया है, इंपॉर्टेंट लगभग सारा इसके अंदर से आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पे कौन है, पहले उत्पादन में कौन है, सेकंड उत्पादन में कौन है, वर्ल्ड में कौन है, हरियाणा में कौन है, ये सारे के सारे ये फैक्ट डेट है, ठीक है। एक करंट से रिलेटेड, जैसे करंट में अभी अभी 2019 के अंदर जनगणना हुई है। जनगणना मतलब पशु जनगणना, ठीक है, जो लोग 5 साल में हर बार होती है, वो पशु जनगणना बची हुई है, ठीक है। 4-5 चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, उसके लिए मैं एक अलग से लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर मैं उसको डिस्कस करवा दूंगा। प्लस ये जितनी भी जैसे कि आपको ना किस किस्म है, फसलों की किस्म है और नस्ल है, इनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, इनके लिए मैं एक ट्रिक बना के लाऊंगा उस वीडियो के अंदर। वो ट्रिक भी क्या कर दूंगा मैं उसके अंदर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये जितना भी था अपन ने ये पूरा का पूरा जो है क्लियर कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगी, वैसे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा जो है मैटर है। मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये बात बताता हूँ कि आपको लगभग हर एग्ज़ाम में ये जो है काम आएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा शेयर करना ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे। सब्सक्राइब, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लेना, वैसे जो देखेगा वो तो अपने आप ही सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। लाइक भी कर देना, कमेंट करना चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, कुछ पूछना चाहो तो वो भी पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड जो PDF है वो PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ेगा, है नहीं अपना कोई भी, ठीक है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा चैनल अपना ग्रो नहीं किया है अभी, मतलब वैसे ग्रो कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगे तो ग्रो भी करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अपन लगभग टेलीग्राम चैनल के ऊपर बनेगा तो इसी नाम से बनेगा, GS भाई उत्तम चौहान के नाम से बनेगा, ठीक है, उत्तम चौहान के नाम से बनेगा। वहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं ये पूरी की पूरी PDF जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी जितना भी अच्छा से अच्छा मैटर जो वहाँ पर आप मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और धन्यवाद आपका।